आजकल इनकी कुर्बतें बहुत बढ़ रही हैं, ये सब मिलके एक इत्तेहाद बना रहे हैं। सियासी पार्टी जो है वो नज़रिया अपना बहुत अच्छा रखती है। जब लोगों को पता चलता है कि यार इतना बड़ा इवेंट है, इससे हमारे इंटरनेशनल फाइटर्स हैं, तो लोग देखना चाहते हैं। आप यूनिवर्सिटीज में जाइए, ज़्यादा IT एक्सपर्ट्स बन रहे हैं। ये मेरे लिए नहीं बल्कि मुझे लगता है पूरे मुल्क के लिए जो है बड़ी एजाज़ की बात है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब और मैं हूं मुदस्सर इकबाल। सुबह ही सुबह गर्मा गर्म चाय, ठंडा सा मौसम और फिर सबसे अहम बात यह है कि कुछ खबरें जो दुनिया बोल है का हिस्सा होंगी और आप होंगे, हम होंगे। और आज 9 से लेकर 11 बजे तक मुसलसल बातचीत होगी। आज मुझे गुफ्तगू करते हुए अपना रेडियो का ज़माना याद आ रहा है। आज जनाब जुमेरात है, 7 दिसंबर है और बड़ी तेज़ी के साथ ये महीना अब गुजरेगा। फिर हमें आगे न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस करनी है, क्रिसमस आ रहा है, बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा आगे ज़ाहिर है आजकल भी सब प्लानिंग्स में लग जाते हैं ना। जैसे ये महीने का आगाज़ होता है तो बड़ी पॉजिटिव और हैप्पी वाइब्स आ रही होती हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इस सैरिश जितना भी इंसान हर साल के लिए एक नई रेजोल्यूशन करता है, नए एक प्लान करता है, सब चीज़ें हैं, लेकिन होता कहीं कुछ भी नहीं है। और कोट ऑफ द डे भी आज ये है, सोचता कुछ है, होता अल्लाह ताला के इरादे कुछ, जो भी आप कर सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। बिल्कुल तिनका तिनका करके कारोबार बनाया मगर पल भर में आग ने सब कुछ राख कर दिया, ऐसा भी हो जाता है। कराची में गुज़श्ता रात होने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आपको बताएंगे। कराची का इलाका आयशा मंजिल, जहां पर कायम अर्शी शॉपिंग सेंटर में लगने वाली आग ने इन लोगों के कारोबार और मकानों को मिनटों में राख में तब्दील कर दिया। इस अफसोसनाक वाक़े में अभी तक तकरीबन 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 2 की हालत इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में उन्हें रखा गया है, काफ़ी ख़राब है। अल्लाह ताला उनको शिफा दे, ज़िंदगी दे, दुआ की जा सकती है, ज़ाहिर है। लेकिन ये जिनका नुकसान हुआ है, अल्लाह ताला उनको हिम्मत हौसला दे इस गम को बर्दाश्त करने का, और वो उनमें फिर से वो जज्बा हो कि नहीं जी नहीं, खड़े होना है, फ़ाइट करनी है। बिल्कुल। और कराची का ये एक और शॉपिंग प्लाजा है, एक और आग है, एक और सान्या है, 5 जानें चली गई हैं। लेकिन ये सैरिश आप देखेंगे तसलसल के साथ, अगर आप रिकॉर्ड निकालें पिछले चंद सालों का, तो ये नवंबर से लेके मार्च तक के दरमियान में आग लगने का सिलसिला सबसे ज़्यादा यहाँ नज़र आता है। यानी कि शॉर्ट सर्किट के इश्यूज हैं। हालांकि गर्मियों में बिजली का इस्तेमाल भी ज़्यादा, तो कहते हैं शायद लोड शेडिंग इतनी होती है कि चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। मुदस्सिर ऐसा ही है, बस अल्लाह ताला रहम करे और चीज़ें जो हैं कुछ बेहतर हों। ऐसे लोग जो है ना वो बड़ी बेयकीनी की सूरत हाल उनमें पाई जाती है। अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। कराची का एक और शॉपिंग प्लाजा, एक और आग, एक और साहनिया, 5 जानें चली गईं। जो बच गए वो अर्श से फर्श पर खड़े हैं। करोड़ों का कारोबार तबाह, सैकड़ों अफराद बेघर, मुतासरीन हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। दाद रसी जरूरी है। सियासी मैदान में नई तारीख रकम, मियाँ साहब की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। MQM, GDA, JUI के बाद मुस्लिम क़ाफ भी नून लीग के कैंप में शामिल। नया सियासी मंजरनामा वाज़े हो रहा है। पाकिस्तानी डॉक्टर के लिए बड़ा एजाज़, माहौलियाती अमराज से लड़ने पर डॉक्टर आलिया हैदर फ्रंटलाइन क्लाइमेट हेल्थ अवार्ड से नवाज दिया गया। फ़ख्रे पाकिस्तान आज दुनिया बोल है में मेहमान होगी। और फ्री IT कोर्सेज के नाम, ज़ाती तशहीर या हकीकी अवामी खिदमत, फलाही तंजीमों की जानिब से जारी IT प्रोग्राम्स मार्केट में कितने काबिल एतबार हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। ये हैं वो तमाम बड़ी खबरें जो कि आज हम प्रोग्राम में तवील तरीके से ना डिस्कस करेंगे और प्रॉपरली देखेंगे कि हो क्या रहा है दुनिया भर में। अगर हैशटैग्स की बात की जाए तो एक्स पर क्या चल रहा है ये भी आपको बताना ज़रूरी है। तो हैशटैग गाज़ा जेनोसाइड ये इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है, क्योंकि गाज़ा में नस्ल कुशी बंद करो ट्रेंड कर रहा है। आरज़ी जंगबंदी ख़त्म होने के बाद से 5 रोज़ में
1200 से ज्यादा फलस्तीनी मुदस्सिर शहीद हो चुके हैं। बिल्कुल, और बड़ी तेज़ी के साथ ये आगे चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। गज़ा में इजरायली बर्बरियत जारी है। अलमगाजी कैंप पर बमबारी के नतीजे में मज़ीद 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक मुतादिद अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी इजरायली मज़ालिम की मज़म्मत की गई। इस्लामाबाद में हुर्मत मस्जिद अल अक्सा कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। मौलाना फजल रहमान ने जुम्मे को मुल्कगीर सतह पर यौम फ़लस्तीन मनाने का ऐलान कर दिया। टॉप ट्रेंड में अब तक तकरीबन 2.5 लाख से ज़ायद सारफीन हैं जो अपना इजहार कर चुके हैं इस बात का। दूसरा ट्रेंड हैशटैग कराची फायर है। कराची में आग लगी और बहुत बड़े पैमाने पर लगी है। बहुत सारे फ्लैट्स, दुकानें इसकी लपेट में आई हैं। कराची में रमा माहौलनाक आतिशबाजी का ये दूसरा वाक़या है। अर्शी शॉपिंग सेंटर जिसमें आग लगी और 5 अफराद झुलस कर जान की बाजी हार गए हैं। सिलेंडर से लगने वाली आग ने मार्केट और रिहायशी प्लॉट्स को भी अपनी लपेट में लिया है। 100 से ज़ायद दुकानें हैं, फ्लैट्स हैं, गोदाम शदीद मुतासर हुआ है। कई गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें राख बन गई। सारिफीन जो हैं इस वक्त हुकूमत की तरफ देख रहे हैं क्योंकि वो दादरसी की जाए और लोगों ने भी इस पर बात की है और तभी ये इकमल है। तो मुदस्सिर बड़ा दुख हुआ है ये देख के। ये फॉर्म आपको पता है बड़ी जल्दी आग पकड़ता है और ये सिलेंडर की वजह से ये फटा है वो, तो यहाँ पर ये आग लगी है वो इतनी तेज़ी के साथ फैली है कि बस मिनटों में देखते ही देखते इतने बुलंद शोले थे कि वहाँ से गुजरने वाले भी परेशान हो रहे थे कि किस नौयत की आग कैसे लग गई इतनी आग। बिल्कुल, और जब वो वीडियोस इब्तदाई तौर पर सामने आई, लोगों ने फौरी, जैसे आजकल आपको मालूम है मोबाइल है, तो ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि आग इस तरह से है। और फायर टेंडर्स पहुंचे हुए थे, आग बुझाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, यानी फैली बहुत ज़्यादा और उसकी जो वो तपिश थी वो बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरा ख्याल है सरिश, ये जो चीज़ें हैं ना, या कपड़ा है या केमिकल्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, जितना भी है, उसको आग भी बहुत तेज़ी के साथ लगती है। अच्छा, लकड़ी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इस वक्त साद शरीफ हमारे नुमाइंदे अर्शी शॉपिंग मॉल के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर कूलिंग का अमल जारी है, क्या ऑफिशियल्स ने बताया, किस दर्जे की आग थी। जी साथ बताइएगा। जी, इस वक्त मैं आयशा मंजिल अर्शी शॉपिंग मॉल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ कल शाम तकरीबन 5:15 बजे एक दुकान में ब्लास्ट होता है, जो सिलेंडर ब्लास्ट होता है। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद जो आसपास की दुकानें हैं वो तमाम दुकानों पे भी आग लगती है। मेज़ 9 का जो फ्लोर है उस फ्लोर पे भी तकरीबन तमाम जो दुकानें थी वो मल्टी फॉर्म्स की होलसेल्स की दुकान थी, जिसकी वजह से आग ने जो है वो शिद्दत इख्तियार कर ली। ये बिल्डिंग मेरे अकब में आप देख सकते हैं, सैयद दानियल कैमरामैन आपको ये बिल्डिंग दिखा रहे हैं कि ये बिल्डिंग 4 मंजिला ये बिल्डिंग है, जहां पर तकरीबन मेज़ 9 और ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो दुकानें थी और ऊपर जो है वो रिहायशी इमारत है, रिहायशी ऊपर जो है वो लोग रहते हैं। जबकि आग लगने के फौरन बाद ही तमाम लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया था। चंद लोग कुछ अंदर मौजूद थे जो कि आग की जद में भी आए, जख्मी भी हुए। अब तक 5 अफराद जो है जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि एक फर्द की जो लाश है वो अभी यहाँ से जो है वो निकाली गई है। हमारी जो रेस्क्यू टीम्स है वो इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है और कूलिंग का जो सिलसिला है वो भी इस वक्त यहाँ पर जारी है। यहाँ पर अगर आप देख सकें तो चंद जो ऐसी मोटरसाइकिल्स भी थी जो कि यहाँ पर खड़ी हुई थी पार्किंग में। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो मोटरसाइकिल्स हैं वो भी जलकर तबाह हो चुकी हैं और यहाँ पर गाड़ी भी, यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये गाड़ी भी पार्किंग में मौजूद थी जो कि बिल्कुल जलकर जो है वो तबाह हो चुकी है। जो आसपास के जो लोग हैं उनमें खौफो हिरास पैदा हो गया है। जबकि जो कूलिंग का अमल है वो तो इस वक्त जारी है। SPCA टीम की जानिब से बताया जा रहा है कि कूलिंग के अमल के बाद हम यहाँ पर मुआयना करेंगे और मुआयना करने के बाद हम यहाँ के बिल्डिंग का जो है वो जो पूरा मुआयना करेंगे कि यहाँ की आया जो इसकी जो पिलर्स हैं वो इतने मजबूत हैं, ये बिल्डिंग इस काबिल है रिहाइश के लिए या फिर इस बिल्डिंग को यूज़ में लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता। बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, अभी तक नुकसान का अंदाज़ा मुकम्मल तौर पर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है कारोबारी लोगों को भी। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो रिहायशी जो लोग थे, कई घर जो है वो आग की जद में आए हैं, जबकि लोगों को तो उसके बाद निकाल लिया गया था। ये यहाँ पर पार्किंग में 1 दर्जन मोटरसाइकिल्स थी जो कि तकरीबन तमाम मोटरसाइकिल्स ही जो है वो तबाह हो चुकी हैं। कूलिंग का अमल इस वक्त भी जारी है। एक
पर्सन जो है वो कल से मिसिंग भी आ रहे थे और उनकी लाश भी इस वक्त जो है वो अब से तकरीबन कुछ देर पहले ही वो एक मिसिंग पर्सन जो थे उनकी भी लाश निकाल ली गई है, जबकि रेस्क्यू की जानिब से अभी भी अंदर जो है वो तमाम ये जो मामलात हैं, जो ऑपरेशंस हैं, वो इस वक्त भी जारी है। SBCA की जानिब से इस बिल्डिंग को फिलहाल बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो सील किया गया है, जबकि मुआयने के बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके बाद फिर बताया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, हमें तफसील से आगाह कर रहे थे सिचुएशन वहाँ पर क्या है, इस पर मज़ीद भी तफसील जानेंगे क्या वजूहात हैं। लेकिन यहाँ पर एक ख़बर भी आपको देते चलें, क्योंकि ये एक तो ये मामला है, दूसरा पैरेलल ख़बरें कुछ सामने आ रही हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री का दौरा, आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया गया। बहादुरी और शुजात का मुजाहरा करने वाले जवानों से भी मुलाकात की गई है। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों की बेमिसाल कारकर्दगी को सराहा है और कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। ये भी कहा, पाक फौज मादर वतन के खून के आखिरी कतरे तक लड़ती रहेगी और उन्होंने भरपूर तरीके से इस हवाले से बात की है। और ये उनका पेशावर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री का दौरा है। सलमान अबान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते। सलमान, बताएगा डिटेल्स? जी बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया है। यहाँ पर उनकी दो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी, दो इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं उनकी मसरूफियात थी, जिसके अंदर एक तो NWKP 1 जो वर्कशॉप है उसकी शुरुआत से उन्होंने खिताब किया, दूसरा उन्होंने दहशतगर्दी से मुतासर होने वाले अफसरों और जवानों से भी मुलाकात की। और इसके अलावा इस दौरे के अंदर आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जिस वक्त जारी कार्रवाइयाँ हैं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और जो साबिक फाटा के अज़ला हैं वहाँ पर समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है उस तमाम तर उमूर के बारे में आर्मी चीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान बहादुरी और शुजात का मुजाहरा पेश करने वाले अफसरों और जवानों से भी मुलाकात की और उनकी बेमिसाल कारकर्दगी को न सिर्फ सराहा और उनका कहना था कि कौम को पूरी मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर इस वक्त फख्र है और कामयाबी जो है यकीनी तौर पर ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ी जा रही है और दीगर जो अमूर है उसमें कामयाबी यकीनी तौर पर पाकिस्तान का मुकद्दर है और पाक फौज मादर वतन के एक एक इंच की हिफाजत के लिए जो एक बेलौस और मुकद्दस फरीज़ा है उसको खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। इसके अलावा नेशनल वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा 1 के शुरुआत से भी आर्मी चीफ ने खिताब किया और उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज को खैबर पख्तूनख्वा की जो गयूर अवाम की पुरअज़्म हिमायत हासिल है और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेहकाम और समाजी तरक्की के मनसूबों पर इस वक्त बड़ी नुमाया पेशरफ जो है वो देखने में आ रही है। और इसके अलावा आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की खुशहाली को खैबर पख्तूनख्वा से लिंक करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को हम आहंगी और एक जामे हिकमत अमली के जरिए जो है वो नाकाम बनाया जा रहा है और इसके अलावा जो नए जमशुदा अजला हैं या साबिक फाटा के अजला हैं उनके अंदर क़याम या सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं उसके हवाले से भी आर्मी चीफ ने वर्कशॉप के अंदर गुफ्तगू की और उनका कहना था कि गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम गैर मुल्की हैं उनके खिलाफ इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक कार्रवाई जारी है, क्योंकि ये अफराद जो हैं गैर मुल्की जो हैं गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे थे और न सिर्फ पाकिस्तान की सलामती को बल्कि पाकिस्तान की मईशत को भी बहुत बुरे तरीके से मुतासर कर रहे थे। बहुत ज़्यादा मनफी असरात जो है वो इन दोनों शोबों के अंदर यानी मईशत के अंदर सिक्योरिटी के अंदर भी गैर मुल्की की वजह से दरपेश थे और इनकी वापसी का फैसला जो है हुकूमत ने मुल्क के वसी तर मफाद को मद्देनजर रखते हुए किया है और इनको जो बैन अल-अक़वामी तौर पर जो मुसल्लमा उसूल हैं, तयशुदा उसूल हैं, कन्वेंशन हैं, उनको मलहूज़े खातिर रखते हुए उनको मद्देनजर रखते हुए इन गैर मुल्कियों की जो रीजन है, जो इन गैर मुल्कियों की वतन वापसी है उसको एक बाइज्जत अंदाज के अंदर पाकिस्तान जो है वो एक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। सलमान, आप तफसील के साथ आगाह कर रहे थे पेशावर का दौरा, जहां पर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री का दौरा किया, फिर नेशनल वर्कशॉप जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके शुरका से भी उन्होंने गुफ्तगू की है। बहुत शुक्रिया सलमान आपका। और हम बात कर रहे थे कराची में अफसोसनाक वाक़या जो आयशा मंजिल के करीब प्लाजा में लगने वाली आग है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद शेख, डायरेक्टर रेस्क्यू सिंध हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इंतहाई अफसोसनाक के वाक़या, सबसे पहले ये बताएं ये कौन से दर्जे की आग थी और रेस्क्यू में किन मुश्किलात का सामना रहा? फायर जो है वो डिक्लेयर किया
और फायर की बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बहुत हाई थी। और जब कॉल हमें जो रिसीव हुई थी वो तकरीबन 5:47 पे सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रेस्क्यू 1122 पे कॉल रिसीव हुई थी। और उसके बाद टीम्स जो हैं वो वहाँ पर उन्होंने रेस्पॉन्स दिया। सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया था वहीं से कमांड एंड कंट्रोल से, क्योंकि जब भी कॉल आती है, क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम में सारे स्टेक होल्डर्स के पास इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है। जहाँ तक मुश्किलात का ताल्लुक था उस वक्त, क्योंकि इस वक्त आपने देखा कंबाइंड रेस्पॉन्स था और बैक टू बैक जो इस वक्त इवेंट्स हुए हैं इस वक्त, उसमें आपने देखा कि सारे इदारे जो है वो मुतहरिक होकर उन्होंने वहाँ पर काम किया है। इनिशियली जो प्रॉब्लम आ रही थी वो तो क्योंकि रश आवर्स थे बहुत ज़्यादा, तो जो वाटर सप्लाई दुश्वारी हुई कुछ अरसे के लिए, लेकिन उसके बाद वो भी मसला रिजॉल्व हो गया था। तो वो बैक टू बैक हमें वो भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गई थी। जिस तरह की इंटेंसिटी, जिस तरह की आग थी, उसमें आपने देखा कि कंबाइन वहाँ पर तकरीबन कोई इनिशियली 8 से 10 फायर टेंडर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसके बाद बैकअप सपोर्ट भी दी गई कंप्लीट हमें। KMC के स्नॉर्कल्स को भी वहाँ पर कॉल किया गया था, दोनों स्नॉर्कल्स ने भी काम किया। पाकिस्तान नेवी के भी स्नॉर्कल्स और फायर टेंडर थे जिन्होंने वहाँ पर हमें सपोर्ट की। तो इट वाज अ कंबाइंड सपोर्ट और बहुत। अच्छा आबिद साहब, इस वक्त ऐसे हादसात से निपटने के लिए सिंध रेस्क्यू के पास कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं और किन चीज़ों की आप लोगों को कमी है? इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस की आप बात करेंगे तो इस वक्त हमारे पास फायर इमरजेंसी सर्विस को रेस्पॉन्स करने के लिए टीम है, आलात है हमारे पास। इस वक्त फायर टेंडर्स हैं, हम वाटर रेस्क्यू के लिए हमारे पास टीम्स हैं, हमारे पास आलात हैं। बिल्डिंग कोलैप्स के जो केसेस आते हैं, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का पूरी विंग हमने यहाँ पर इस्टेब्लिश की हुई है जिसके हमें आलात हैं। इसके साथ साथ मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपने देखा कि एम्बुलेंस सर्विस जो है इस वक्त जो मैनेज हो रही है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के इदारे के थ्रू मैनेज हो रही है। तो ये कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो कनेक्टेड है सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल के साथ। उसको मजीद हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, क्योंकि जो रेस्क्यू 1122 की जब हम बात कर रहे हैं तो इट मीन्स प्रोफेशनल रेस्पॉन्स। इस वक्त जो हमारे पास स्टाफ है, जो इस वक्त हमारी जो रिक्वायरमेंट वो यही है कि रेस्क्यू जो अकेडमी है वो है लाहौर में, और स्टाफ को वहाँ से ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। हमारे पास 3 बैचेस ट्रेन होकर वापस आ गए हैं और एक बैच इंशाल्लाह हमारा जनवरी में दोबारा वापस जा रहा है। कोशिश ये है कि अगले जून तक इसको मजीद हम स्ट्रेंथन भी करें। 2024 तक हमारे पास स्टाफ की भी जो है वो एडिशन होती जाएगी। तो आपको अच्छा आबिद साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इश्तियाक साहब, अब तो हम देख रहे हैं कि कराची में इस तरह के वाक़यात आए रोज़ होना शुरू हो गए हैं और जिस पैमाने पर ये आग लगी है काफ़ी शदीद नौयत की थी। आपने क्या अंदाज़ा लगाया सूरत हाल को देखकर? मुमकिन था कि जल्दी काबू पा लिया जाता या नुकसान कम होता? जी, असल में मसला ये सबसे बड़ा है कि कराची में ट्रैफिक का जो फ्लो है वो बहुत रश वाली जगह पर ये अर्शी जो शॉपिंग मॉल है उस जगह मौजूद है। हमारी फायर टेंडर तो टर्न आउट जो होता है बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर विद इन मिनट आउट होती है। अब रास्ते के अंदर जो अगर हमें बिल्कुल टाइमली हम वहाँ पर अप्रोच करें तो फौरी तौर पे इस पर कार्रवाई हो सकती है और फौरी तौर पे हम इसको आग को कंट्रोल कर सकते हैं। शुरू के जो 5 मिनट होते हैं, 10 मिनट होते हैं, ये बहुत अहम होते हैं आग को कंट्रोल करने के लिए। अगर वहाँ पर डिले हो जाए तो ये आग मजीद नुकसान पहुँचाती है और बढ़ती है। तो इश्तियाक साहब, ये कितना टाइम आपको वहाँ तक पहुँचने, जो आप बता रहे ट्रैफिक का फ्लो था, रश बहुत रशी एरिया है वो जहाँ आप पहुँचे हैं, कि कितना टाइम हो गया था? अगर 5 से 10 मिनट में नहीं पहुँचे हैं तो कितना टाइम गुजरा ये, उसके बाद ये आग इतनी फैल गई? असल में ये हमें एक तो इतला बहुत लेट मिली, जो वहाँ से लोगों से पता लगा कि ये आग काफ़ी टाइम पहले लगी हुई थी और आग जब हम पहुँचे हैं वहाँ पर तो आग नीचे की तमाम दुकानों, मेज़नाइन पे और फ्लैट तक कन्वर्ट हो चुकी थी फायर। तो हमने अपना रिस्पांस किया, फेज 3 फायर का ऐलान किया, मजीद गाड़ियाँ हमने मंगवाई और फायर टेंडर्स मजीद मंगाए और वाटर बोर्ड के बाउजर फौरी तौर पर मंगाए। जबकि पानी की हमें कोई किल्लत नहीं हुई, कंटिन्यू पानी मिलता रहा, लेकिन ये आग अपनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी जब हम पहुंचे। सही। अच्छा, तो ये आग जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ जो फैली है, तो अमूमन क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्डिंग्स में, दुकानों में, जिससे आग इस तरह से तेज़ी के साथ फैल जाती है कि चंद मिनट में एक फ्लैट से दूसरे दुकानों में तेज़ी के साथ फैल रही? असल में इसके अंदर नीचे जो मैट्रेस की दुकान थी, फॉर्म मैट्रेस थे, और ऊपर मेज़नाइन पे भी इनका कोई वेयर हाउस वगैरह बना होता है। इसके अंदर आग बहुत तेजी से बढ़ती है, बहुत तेजी से फैलती है, तो उसकी वजह से महसूस होता है कि आग बहुत तेजी से इसने फैला है। सही।
अच्छा, इश्तियाक साहब हमारे साथ रहेगा, आबिद साहब भी हमारे साथ हैं। आबिद साहब, रेस्क्यू 1112 पंजाब में सालों से काम कर रही है मगर कराची में सर्विस अभी नहीं है। आपने देखा कि कराची में ये बात तय है कि रिहायशी इलाकों में कमर्शियल सरगर्मियों पर कोई रोक टोक नहीं है। क्या शहरी निज़ाम में इस खराबी की तरफ निशानदही की गई है या रेस्क्यू ने इसकी निशानदही की है? जी बिल्कुल, जहाँ तक आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में 19 साल हो गए हैं रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज को, और सिंध में लास्ट ईयर ही हमने ये सर्विस यहाँ पर इस्टेब्लिश की है। नो डाउट के इमरजेंसी रेस्पॉन्स जो है उसका एक जो सबसे बड़ा जो मैंडेट होना चाहिए या है हमारा, हम उसमें सारे स्टेक होल्डर्स के साथ काम कर रहे हैं। प्लस में ये कि क्योंकि इस वक्त जो सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस एक्ट भी पास हुआ, उसमें भी हमें एक मैंडेट दिया गया है इस मैंडेट के तहत कि हम बिल्डिंग्स में जाकर उसकी इंस्पेक्शन कर सकें और जो रेलेवेंट इदारा होगा उसको हम वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट शेयर कर सके। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने आपको बताया, क्योंकि अभी तो आपने देखा था कि आरजी मॉल के बाद यहाँ पर एक बिल्डिंग की ऑडिट स्टार्ट हुई है। गवर्नमेंट ने कमेटीज बनाई हैं, उसकी रिपोर्ट्स इंशाल्लाह 30 डेज में सीएम साहब ने मांगी हुई हैं, वो रिपोर्ट पे काम हो रहा है। उस पर सारी बिल्डिंग्स की ऑडिट चल रही है, उसकी इंस्पेक्शन चल रही है। उससे भी हमें बहुत बड़ा जो है एक बेनिफिट होगा, क्योंकि कभी भी आज तक किसी भी बिल्डिंग की इस तरह की ऑडिट्स और इस तरह की इंस्पेक्शन नहीं हुई। अब क्योंकि एक तो ये रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, उसके बाद सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस हम अश्योरेंस देते हैं कि हम रेलेवेंट इदारों के साथ काम करते रहेंगे और हम कंटिन्यूस इन बिल्डिंग्स की इंस्पेक्शन का काम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी 1 साल हमें हुआ है और इस वक्त एक लिमिटेड स्टाफ है, क्योंकि हमारा मेजर। शुक्रिया शेख साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं 1 महीने में अब रिपोर्ट और इंस्पेक्शन का होगा, लेकिन खुदा न खास्ता इस 1 महीने में हमने ये देखा कि 2 जगह पर आग लगी और इतना मामला हुआ। इश्तियाक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आग का और इस नुकसान का तो शायद जिम्मेदार कोई ना बने, लेकिन जिनका हो गया है उनके लिए ज़िंदगी भर का रोग है। बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और वो फिर से खड़े हों। बहुत अफसोस हो रहा है। अभी एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हम देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया। जनाब, हम वापस आ चुके हैं, आपको वेलकम बैक कहेंगे शो में। और इस वक्त मुझे बड़ी ज़बरदस्त मेहमान है जो ज्वाइन कर चुकी हैं। उस्मा कामरान मेरे साथ मौजूद हैं, जीडीए से ताल्लुक़ है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आजकल इनकी कुर्बतें बहुत बढ़ रही हैं, जेयूआई, नून लीग, MQM और ये सब मिल के एक इत्तेहाद बना रहे हैं। और ख़बरें ये सुनने में आ रही हैं कि ये टफ टाइम देंगी आगे आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को। ये भी मुमकिन है कि उनको इक़्तिदार की दौड़ से बाहर कर दें। तो मुझे उस्मा साहब बताएगा क्या सरगर्मियां चल रही हैं, मुलाकातों के दौरे तो हो रहे हैं, तो क्या तैयारियां क्या हैं इलेक्शंस को लेके आप लोगों की? इलेक्शन की तैयारियां तो काफ़ी अर्से पहले से ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इलेक्शन तो होने ही हैं। अब ये है कि मुलाकातें भी पीर साहब की चलती रहती हैं, नई मुलाकातें तो हैं ही नहीं। ये पुरानी मुलाकातें, पुरानी मरासिम है, जो आए उसको वेलकम कहा जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की खूबी है कि जो मोहब्बत से हाथ बढ़ाता है उसके हाथ को जो है वो आप बड़ी इज्जत के साथ शेक हैंड करते हैं। चल रहा है इलेक्शन के काम। अभी पता है आपको, लोगों से मिलना जुलना, और इलेक्शन के दौरान तो हर सियासी पार्टी जो है वो हर किसी के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश करती है या सेटलमेंट करने की कोशिश करती है, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का एक ही अलमिया रहा कि लोगों को जोड़ें ताकि सिंध मुखालिफ लोगों को भगाया जाए। अच्छा, लेकिन सॉरी, इस सारी सूरत हाल में नून लीग जी जिस तरह पंजाब में स्ट्रॉन्ग है, सिंध में स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, वो आप लोगों के साथ है। इसी तरह जेयूआई फे भी जिस तरह केपी में स्ट्रॉन्ग है, सिंध में स्ट्रॉन्ग नहीं है। पीछे रह गई MQM जो कि इन लोगों के साथ है, और जाहिर है उनकी भी मजबूरी थी, उनको हाथ मिलाना ही पड़ना था। या जो कुछ भी हुआ, जो ब्लंडर्स हुए, उसके बाद वो सब भी मिल गए और आप लोगों के साथ भी मिल गए। किस तरह मुमकिन हो पाएगा कि आप लोग सीट्स कुछ इस तरह से निकालें कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की दौड़ से बाहर निकल जाए? किस तरह मुमकिन होगा? आप लोगों ने सोच क्या है, किस तरह ये मैनेज हो पाएगा? देखिए, इत्तेहाद और एक जीडीए बनाने का मकसद ही ये है कि जो सिंध मुखालिफ लोग हैं और जो सिंध में बर्बरियत और परेशानियां, महंगाई का दौर आप देख रही हैं या फिर रोडों का हाल भी देख रही हैं। मैं अभी आई हूँ तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला शहर, और ये हमारा एरिया डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, और यहाँ बड़ा बदहाल मैंने हाल देखा है। इत्तेहाद किया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जगह जगह जो है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ख़ासकर सिंध में ये पार्टीज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है इस टाइम, मगर इत्तेहाद करने का मकसद ही ये है कि एक मजबूत इत्तेहाद बने और जो है
टफ टाइम दिया लेकिन जाए। इसमें उस्मा साहिबा बात ये कि एमकेएम जिस तरह जो उन्होंने ब्लंडर्स किए या जो उन्होंने एक अपना नुकसान किया है, ये उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर उनको वो कोई भी साख्त दोबारा उनकी बहाल हो जाए, जो सीटें वो निकालते थे वो निकाल लें और आप लोग अपनी निकाल लें, तो ये मुमकिन है। तो डू यू थिंक कि कराची के जो अवाम है वो एमकेएम पे वैसे या हैदराबाद के अवाम वैसे एतबार करेंगे और उनको वोट मिलेगा? देखिए, आवाम की अगर मैं बात करूंगी तो आवाम को तो दोबारा से सोचना पड़ेगा, क्योंकि नज़रियाती सियासी पार्टी, हर नज़रियाती सियासी पार्टी जो है वो नज़रिया अपना बहुत अच्छा रखती है, मगर क्या उस पर अमल होता है, ये चीज़ है ना। अब अदर सीटें निकालना मुश्किल है, क्योंकि जो इस वक्त आपको पता है एक वडेरा राज या फिर एक कहते हैं ना कि हुक्मरानी चल रही है सिंध के ऊपर। मगर मैं ये समझती हूँ कि इनको वो कोई भी साख्त निकालने में टाइम लगेगा, कोशिश जारी रखें, क्योंकि कोशिश में ही बरकत है, हरकत में बरकत है। चले जी, अभी अल्लाह करे कि आप लोगों का जो मिशन है उसमें आप लोगों को कामयाबी भी मिले। लेकिन खैर पता है आपको कि इलेक्शन में तो आवाम का वोट का फैसला होता है, जो होगा वो पता चल जाएगा। आप मेरे साथ ही हैं, मुझे एक खबर भी नाज़रीन के साथ शेयर करनी है और बड़े ज़बरदस्त मेहमान भी होंगे। इस वक्त कुछ थोड़ा सा माइक का इशू आपका भी आ रहा है, मैं चाह रही हूँ थोड़ा वो रिजॉल्व हो जाए। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वज़ीर की मैं बात करूँगी, जिन्होंने वर्ल्ड यूथ टाइटल अपने नाम कर लिया। हीरो पाकिस्तानी दुनिया बोल है के मेहमान होंगे जी। उस्मान एजाज़ सहरिश, बड़ा अच्छा लग रहा है, उस्मान वज़ीर ने वर्ल्ड यूथ टाइटल अपने नाम कर लिया है। हीरो पाकिस्तानी आज दुनिया बोल है के मेहमान भी हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हम रोज़ किसी न किसी ऐसे बॉक्सर को, देखिए ये हमारे शो की खासियत है कि हम इसमें टैलेंट को प्रमोट करते हैं, लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। किसी रेसलर्स को हम लेकर आते हैं तो भैया बड़ा अच्छा लगता है कि एक जानिब क्रिकेट की बात होती है लेकिन दूसरी जानिब हम हर खेल की बात करते हैं। अच्छा, उस्मान वज़ीर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, और बहुत बहुत मुबारकबाद। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो वर्ल्ड यूथ टाइटल आपने अपने नाम किया, इसके पीछे कितनी मेहनत है, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले आप लोग का शुक्रिया, आप लोगों ने इनवाइट किया। और डेफिनेटली मैंने 2015 से मेरा ड्रीम था कि मैं फ़र्स्ट एवर वर्ल्ड यूथ चैम्पियन बनूं, तो ऑलमोस्ट लाइक 8 से 9 साल मुझे लगे हैं और इस स्टेज में पहुंचते पहुंचते। अच्छा उस्मान, ये जो फाइट थी इस हवाले से बताएगा आपके मद्दे मुकाबिल कौन था, और आप थ्रू आउट द फाइट आपको कॉन्फिडेंस था कि आपने ही ये टाइटल जीतना है और कोई मसला नहीं है, या फिर किसी लम्हे लगा कि कुछ ये भारी पड़ रहा है सामने वाला? ज़रा इस अहवाल तो बताएं इस फाइट का। बिल्कुल, ये मेरी थाईलैंड में मेरी फ़ाइट थी अगेंस्ट थाई बॉक्सर, और डेफिनेटली मेहनत बहुत की थी। एज अ मुस्लिम हमेशा भरोसा होता है, मैं हमेशा हर चैनल में मैं कहता हूँ कि एक आप मुसलमान होते हैं, आपको अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा होता है, क्योंकि हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ अल्लाह ताला होता है। तो बाकी जो मेरी टीम के मेरे जो कोचेज़ हैं, कोच अस्मात, कोच महबूब, इन लोगों ने बहुत मेहनत की मेरे साथ, तो हम 100% फ़ाइट से पहले रेडी थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर 3rd राउंड में अपने ओपोनेंट को नॉकआउट किया। अच्छा उस्मान, एक और चीज़ जो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप पहले भी फाइट्स जीतते रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त, अब तो आपको लोग वैसे यूज़ टू हो गए हैं कि उस्मान वज़ीर बड़ा अच्छा पाकिस्तान का बॉक्सर हो गया, अब तो आप स्टार हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग कितनी देर करते हैं और क्या आपके पीछे पूरी को खेप नहीं आ रही है जो अगले आने वाले वक्त में हम उनको भी इसी तरह से यूथ चैम्पियन देखें? बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान में बहुत सारे फाइटर्स हैं, मेरे अपने टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे बॉक्सर्स हैं जो खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर भी जा चुके हैं, वो वहाँ पे भी खेल रहे हैं। तो है बहुत सारा, लाइक अभी फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, और सिर्फ ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर्स का थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए। उससे ये होगा कि जो फाइटर्स को जो स्पॉन्सरशिप्स का इशू होता है, कोई भी एथलीट हो किसी भी स्पोर्ट्स में, अगर वो ना रहे तो मैं समझता हूँ कि 1 साल 2 साल के अंदर पाकिस्तान की जो बॉक्सिंग है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग, वो बहुत। तो अभी आप गए हैं उस्मान, वो आप अपने खर्चे पे गए? इसमें प्राइवेट मेरे जो स्पॉन्सर हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और डेफिनेटली गवर्नमेंट की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और पाकिस्तान आर्मी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस इवेंट के लिए। तो ये था कि जो एक एज अ गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है वो नहीं थी। अच्छा उस्मान, आप जो सपोर्ट की बात कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर उस तरह से हो जब पाकिस्तान में इसकी प्रमोशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा फाइट्स हों, ज़्यादा को इस तरह से टूर्नामेंट्स हों,
तो आप नहीं समझते कि जो बॉक्सिंग फेडरेशन है उसको भी इस पे थोड़ा सा देखना है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को स्पॉन्सरशिप इस तरह से होनी चाहिए, कुछ 2-4 बड़ी फाइट्स होना शुरू हो जाएं तो मेरा ख्याल है लोगों का रुझान भी इधर होगा। तो पाकिस्तान में ये फाइट्स उस तरह से बड़ी क्यों नहीं होती? देखिए रुझान है, जैसे कि मैं हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसडर हैं, पाकिस्तानी एम्बेसडर जो थाईलैंड है यासिर हुसैन, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको पता लगा, वो मेरी फ़ाइट में है, पूरी एम्बेसी आई थाईलैंड में, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ थाईलैंड में। इसी तरह जब लोगों को पता चलता है कि यार इतना बड़ा इवेंट है, इससे हमारे इंटरनेशनल फ़ाइटर्स हैं, तो लोग देखना चाहते हैं, तो आपकी बात उनको पता नहीं होता। और डेफिनेटली इवेंट करवाने तो जो एमेच्योर फेडरेशन उनका, तो आपको पता है हाल पाकिस्तान में 2-2, 3-3 फेडरेशंस बने हुए हैं, तो वो अपने पॉलिटिक्स में जो बाकी प्रोफेशनल बॉक्सिंग वो अच्छी जा रही है। पिछले साल इवेंट्स हुए थे, गिलगित में भी इवेंट हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था। उम्मीद है कि 24 में इंशाल्लाह 4-5 इवेंट्स होंगे बॉक्सिंग के इंटरनेशनल, तो जिससे लोगों का अट्रैक्शन होगा। सही, चले उस्मान आप हमारे साथ रहेगा, हम आपसे और भी बातें करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में भी मेहमान मौजूद है और काफ़ी देर से खामोश है, तो मैं चाहे थोड़ा सा हिलाया जुलाया जाए। इधर खेल है, उधर सियासत है, सियासत में भी बड़ा सियासत भी खेल है होता है। हाँ, और ये खेल ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है, माइंड गेम यहाँ चल रही होती है, अपने नर्व्स के कंट्रोल करना। लेकिन जीडीए का मुझे ये बताइए कि इस वक्त कहा जाता है कि किसी न किसी सहारे के साथ चलना ज़रूरी होता है, चाहे वो विफाक में हो तो फ़ायदा उसमें है। तो नून लीग के साथ पक्का जोड़ हो गया है या अभी कुछ फैसले बाकी हैं? देखिए फैसले तो आपको पता है आला क़यादत ही कर रही है, और कुछ फैसले हो रहे हैं, कुछ हो जाएंगे। अच्छा, इलेक्शन तक तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो है वो यहाँ मैं ये जानना चाहूँगा, आपका इत्तेहाद पिछली बार भी हुआ, लेकिन उस इत्तेहाद में कुछ एरियाज़ में हमने देखा कि उस तरह से खातिर खा आपको रिस्पांस नहीं मिला, कुछ में आपने सीट्स बड़े अच्छे तरीके से भी जीत ली। ये कहा जाता है जीडीए को कि जीडीए एक अवामी जमात नहीं है, इलेक्शन होता है उसके बाद गायब हो जाते हैं, अपने हलकों में भी नहीं जाते, तो इलेक्शन आता है तो आप मौसम की तरह जीडीए भी जो है वो निकल के आ जाती है, ये क्या चक्कर? मुझे ये बताएं कि कौन सा एमपी या एमएनए मौसम के बाद बाहर निकलता है? वो भी बरसाती मेंढक बने हुए होते हैं। आप यहीं से ले लें कि आप लोगों ने कब देखा कि यहाँ पर कोई एमपीए जो है विन करके और वापस नज़र आया हो, तो ये बात कहना गलत होगी। मुझे लगता है कि जीडीए का ऐसा कुछ सिलसिला होता है, क्योंकि यहाँ तो वो दावा करते हैं ना, देखिए यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो कहते हैं जो हुकूमत थी वो जीत भी गए, तो वो किसी न किसी तरह से थे। फिर इलेक्शन बल्दियात के थे, उन्होंने कहा देखें जी हमारी बल्दियात की कामयाबी पूरे वहाँ घोटकी कश्मीर से लेकर तो कराची तक होगी। एमक्यूएम भी इवन वो अपनी एक तंजीम के लेवल पर मौजूद है, नून लीग भी जितनी है वो उन्होंने भी बल्दियात में इलेक्शन, लेकिन आप बल्दियात में भी उस तरह से कहीं नज़र नहीं आए हैं पोजीशन लेते हुए भी, और सिंध के जहाँ जहाँ अजला में मजबूत थे बहुत चीदा नज़र आए हैं, क्या वजह? बेसिकली 2018 में मैंने इलेक्शन जो है कंटेस्ट किया था यहीं कोरंगी से, तो उस वक्त भी देखें हमारा मैंडेट जो है वो चोरी हुआ था, और नज़र आने की रात सवाल बात है। तो 2018 से मैं तो खैर यहाँ पर इन ही हूँ, और काफ़ी हमारे जो हैं वर्कर्स इन हैं और आवाम की खिदमत भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में हम आपको भरपूर नज़र आएंगे। और अगर कहें कि बरसाती मेंढक की बात है तो वो हर सियासी वर्कर बरसाती मेंढक बना होता है। इस बार यकीन है कि जो मैंडेट है वो चोरी ना हो? होप सो, ऐसा ही है, उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क को ना फेयर एंड क्लियर इलेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन 2018 में जिन मैंडेट चोरी करने वालों के हवाले से कहा कि उनके साथ आपने इत्तेहाद किया, वजारतों के मजे लिए। मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया चोरी हुआ, चोर का नाम तो नहीं मैंने बताया आपको कि चोर है कौन, ये देखें ना। चलिए खैर, आप ये इस लिहाज से पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले इलेक्शन में मैंडेट भी चोरी नहीं होगा और इलेक्शन साफ शफाफ होंगे? देखिए पूरी उम्मीद है और होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ हैं हमें एतराज़ात, अगर वो पूरे नहीं होंगे तो फिर सूरत हाल जो है वो गहमा गहमी में रहेगी और सारा निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाएगा। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए और सब मिलके इस चीज़ को देखें, क्योंकि ये मामला जो है हमारे मुल्क का है, हमारे पूरे सिंध का है, शहर कराची का है। तो इस वक्त मैं समझती हूँ सियासत को सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। तो सबका इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों हो रहा है? मतलब नून लीग है, जीडीए में बशमूल छोटी छोटी सारी जमातें भी, जीडीए मिल के बन गया था, उसके बाद अब एमक्यूएम भी वो आपके साथ है, जेयूआईएफ भी आपके साथ हो रहा है, ये तमाम ग्रुप पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों, क्या वजह? अब ये बात आप सोचें कि आपके सवाल में ही आपका जवाब मैं आपको दूं। ये तमाम ग्रुप एक इसलिए हुए हैं कि देखें
यहाँ सिंध में 15 साल से जो है सियासत है पीपल्स पार्टी की, आप ये सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और बच्चा बच्चा जानता है। मगर अभी मैं जहाँ से आई हूँ, रोड का हालात देख रहे हैं, बदहाली है पूरे सिंध में, बदहाली है। सिर्फ कराची की मैं बात नहीं करूँगी, ये तो कराची एक सिंध का बड़ा शहर है। तो इन 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने जो सिंध का हाल किया है, तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त इत्तेहाद और मुत्तहद होने की ज़रूरत थी, क्योंकि देखें धांधली और गुंडागर्दी जो है ना वो बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गई। इस वक्त अगर हम अपने सिंध को नहीं बचाएंगे और इत्तेहाद से आगे नहीं बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि 15 साल और हम अजियत काटेंगे और कैद काटेंगे। मैं तो ये समझती हूँ। तो पीपल्स पार्टी को आप समझ रहे हैं कि शिकस्त दे लेंगे? बल्दियात भी उनके पास, हुकूमत भी उनके पास 15 साल रही, उन्होंने भी बड़े लोगों को नवाजा होगा, तो पुरुम्मीद हैं आवाम से कि वोट जो है वो आपके इत्तेहाद को दें, क्योंकि इत्तेहाद जब होते हैं तो लोगों की नज़रें और तरह से होती हैं। देखें वही बात आ गई ना कि जब मैदान में होते हैं तो मद्दे मुकाबल कौन है ये नहीं देखना चाहिए। बस उतरे हैं तो लड़ेंगे, हाँ जीत अल्लाह के हाथ में। अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे उस्मान साहब आपसे बात करके। अच्छा मैं चाहूँगी मेरे साथ उस्मान मौजूद हैं, जाते जाते उस्मान से एक आखिरी मैसेज ले लें कि उस्मान क्या कहेंगे आप, क्योंकि पाकिस्तानी एक फहरिस्त है जो हीरो बनना चाहते हैं आपकी तरह, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा हमेशा यही मैसेज है कि आप हमेशा पॉजिटिव काम करें और उसके साथ कोई भी आप हेल्थ के ऊपर लाइक जैसे कि कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी फिज़िकल उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स के लिए भी यही मैसेज है कि अपने बच्चों को ज़रूर उस तरफ आप लेके आएँ, और क्योंकि वहाँ से ही आपको पता चलता है आपके बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है। और जो यंगस्टर्स हैं मेरी तरह, उनको मेरा यही मैसेज है कि आप सिर्फ अपने लिए मत सोचें कि आपने बड़े होना है, आपने कामयाब होना है, जॉब करना है। आप ये सोचें कि आप अपने इलाके के लिए क्या कर सकते हैं, फिर अपने सूबे के लिए क्या कर सकते हो, फिर आपको अल्लाह इतनी हैसियत दे कि आप पाकिस्तान के लिए भी सोचें और आप कहें कि आप तो पाकिस्तान के लिए कर भी रहे हैं उस्मान। बहुत शुक्रिया उस्मान, वज़ीर अमन पाकिस्तानी हीरो, और आज हीरो पाकिस्तानी में वो हमारे मेहमान थे। तो सियासत और खेल दोनों साथ साथ तो चल ही रहे हैं हमारे साथ भी, लेकिन एक चीज़ है, आप बीइंग ए विमेन पॉलिटिशियन, बहुत कम ख़वातीन अपना इलेक्शन लड़ रही, तो वरना रिज़र्व सीट वाला है। तो ये आप खुद इलेक्शन लड़ चुकी हैं, तो ये इलेक्शन में आने का रुझान आप देख रही हैं ख़वातीन का बढ़ रहा है कि खुद वो जनरल इलेक्शन ही लड़ें रिज़र्व सीट की बजाय? कितना मुश्किल होता है? मुझे ही लगता है लोगों की चॉइस ये होती है कि हमें रिज़र्व सीट मिल जाए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि बना बनाया सब कुछ मिल जाए। यहाँ तो आपको पता है कि पाकिस्तान है हमारा, और बना बनाया पे लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं। मगर मुझे लगता है कि जनरल इलेक्शन की बात अलग होती है, क्योंकि मैंने जनरल इलेक्शन लड़ा है और 2018 में आपको पता है कोरंगी से इलाके से इलेक्शन कंटेस्ट करना एक बड़ी हिम्मत की बात थी, और हल्का भी आपका बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा हल्का था, और बड़ी मेहनत भी की थी। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम जीतें, कुछ चीज़ें अपने इंसान के अंदर एक ज़मीर होता है उसको मुतमईन करने के लिए भी होती हैं। और जब मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा और नहीं जीती तो मुझे कोई अफसोस नहीं था, फिर मैं चली गई। फिर मुझे बाकायदा आवाम की ख्वाहिश के ऊपर वापस बुलाया गया कि आप लोगों के मसले मसाइल भी देखें, लोगों की प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो देखें, क्योंकि मैं एक समाजी रहनुमा भी हूँ। सो मैं ये समझती हूँ कि जनरल इलेक्शन एक बेस्ट ऑप्शन होता है। चलिए, अभी भी आपके लिए बेस्ट विशेस हैं कि आप जो दोबारा से ये सिलसिला को जारी सारी रखें। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई हैं। और इधर जनाब हमें एक वक्फा लेना है और वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होना है। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और अभी ख़ातून की बात हम करेंगे, ख़वातीन की बात हम करेंगे, तो इसलिए मैंने पहले स्टार्ट किया, मुदस्सिर को थोड़ा रोक दिया। बिल्कुल आपका हक जो है उस हक की बात करने लगे। बिल्कुल कहते हैं जी, खातून अब जब भी तकाजा करे, ये शौहर जितने भी सुन रहे हैं, हक महर की अदायगी के आप पाबंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खालिद परवेज़ की अहलिया समीना को हक महर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। बीवी को हक महर में ताख़ीर पर खाविंद पर 1 लाख रुपया जुर्माना आयद कर दिया है। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस्लामिक स्कॉलर हैं मुफ्ती गुलाम माजिद साहब, जो कि हमें हक महर के मामले पर बताएंगे कि क्या अब होना चाहिए शरई तौर पर, या इस्लाम क्या कहता है, ये भी उनसे जानेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। बीवी जब तकाजा करे, शौहर हक महर अदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला।
अदालत ने अहलिया को हक महर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज कर दी। 6 साल तक हक महर अदायगी में ताख़ीर पर शोहर को 1 लाख रुपए जुर्माना और कानूनी चाराजोई के अखराजात की अदायगी का हुक्म दे दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस कासिफ फायज़ ने तहरीर किया। फैसले में लिखा कि हक महर शरई तकाज़ा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्की क़वानीन में भी मौजूद है। हक महर की अदायगी का वक्त निकाहनामा में मुक़र्रर न हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाज़ा कर सकती है। फैसले में मज़ीद कहा है कि अदालतों ने गैर ज़रूरी अपीलें दायर करने पर शोहर को जुर्माना आयद नहीं किया। जुर्माना किया होता तो नौबत यहाँ तक न पहुँचती। गैर ज़रूरी अपीलें दायर करने से अदालती निज़ाम मफलूज होता जा रहा है। बिला वजह की मुकदमेबाजी ख़त्म करने के लिए अदालतों को जुर्माने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो सूरत हाल ये है कि अब कानून भी और शरीयत भी दोनों हक महर के हवाले से वाज़ेह हैं, लेकिन ये चीज़ें लोग मान नहीं रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो क्या तरीका कर, हम मुफ्ती साहब से जानेंगे। मुफ्ती गुलाम माजिद साहब, रिसर्च स्कॉलर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। जो इस्लाम के अंदर तरीक़ाकार है हक महर का, वो क्या है मुफ्ती साहब? पाकिस्तान जनाब काजी फायज़ साहब ने तहरीर किया है जी, ये बहुत खुश आइंद फैसला है। शरीयत के हवाले से ये समझना ज़रूरी है कि शरीयत में महर का जो हक है ये एक माली हक है, यानी माल से मुताल्लिक बंदे का हक है, खातून का हक है। सही। कुरान पाक में सूरत निसा आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में फरमाया कि तुम उनका जो हक महर है वो खुशी खुशी अदा करो। और ये आयत जस्टिस काजी फाजिद साहब ने अपने फैसले में भी इसका हवाला दिया है। शरी माहिरीन और मुफस्सिरीन ये बात फरमाते हैं कि हक महर एक बुनियादी हक है जो औरत हर वक्त मुतालबा कर सकती है। आपने भी देखा होगा निकाह के अंदर 2 हिस्से, 2 कॉलम होते हैं जी। एक में लिखा जाता है कि महर जो है उसकी कोई मुद्दत मुकर्रर है या नहीं, मुअज्जल उसको कहते हैं हमजा के साथ। इसका माना यह है कि कोई मुद्दत मुकर्रर कर लें 6 महीने बाद, महीने बाद, साल बाद, फिर तो उस मुद्दत के बाद ही औरत वसूल करेगी या तलाक वगैरह होने की सूरत में वसूल करेगी। सही। लेकिन अगर किसी मुद्दत का जिक्र नहीं किया जाता तो शरी मसला भी यही है। और कानून ने भी बाकायदा वाज़ेह तौर पर अपनी सेक्शन जिक्र किया, उस फैसले में भी इस सेक्शन का जिक्र है। तो शरीयत का भी हुक्म यही है कि जब मुद्दत मुकर्रर ना हो तो फिर औरत को इंद तलब देना होगा। इंद तलब का माना यह है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तलब करेगी औरत तो फिर ये देना होगा। मुझे ये बताइएगा, अभी जो हालिया फैसला है, बड़ा फैसला है, इसमें तो 6 महीने का वक्त दे दिया गया है कि अगर इसमें आपने ताखीर की तो फिर आपको 1 लाख रुपया जुर्माना भी अदा करना होगा। ये तो कानून है। शरई तौर पर अगर अदा नहीं किया जाता, तकाजा करने पर भी नहीं किया जाता, तो फिर क्या इस्लाम में? ये तो अदालत ने उसकी सहूलत के लिए एक मामला किया है कि वो 6 महीने तक उसको मोहलत दी है कि 6 महीने के अंदर अंदर वो अदा कर दे। सही। शरीयत का हुक्म ये है कि औरत जब मांगे तो उस वक्त देना ज़रूरी है। अब यहाँ एक और फिकी मसले की तरफ, शरी मसले की तरफ रहनुमाई करूँ, जिक्र करूँ जी। मर्द और औरत का एक ख़ास ताल्लुक है मियाँ बीवी वाला जी। अब अगर महर की ये सूरत हाल हो कि औरत महर मांग रही हो और शोहर न दे तो औरत मर्द को अपने पास आने से रोक सकती है। अच्छा। अपने पास करीब भी ना आने दे। सही। ये शरीयत ने इसको हक दिया है। जब तक वो महर नहीं देता तो ये औरत कहे कि तू मेरे करीब भी नहीं आ सकता। ये शरी हक है। एक और बात मैं बताता हूँ जो बहुत से लोगों को पता नहीं है, और इस फील्ड में चूंकि आपने ये बात शुरू की है तो ये लोगों को बताना चाहिए। बहुत से लोग ये करते हैं कि फख्र के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि जी मैंने इतना बड़ा महर की रकम मुकर्रर की, वो रकम लिखवा देते हैं सिर्फ अपने नाम के लिए, फख्र के लिए। और हकीकत में अंदर मकसद ये होता है कि हमने देना तो है कोई नहीं और यहाँ औरत से माफ कराना है। अहादीस में ऐसे लोगों के लिए बड़ी सख्त वईद है। अच्छा। अहादीस में ये बात बयान हुई है कि जो शख्स महर मुकर्रर करे और उसकी नीयत हो कि मैंने देना नहीं है या मैंने माफ करा लेना है तो वो क़यामत के दिन जानी शुमार होगा। अल्लाह। अच्छा। वो जिना करने, वो उसको उन लोगों में शुमार किया है यानी जिसकी नीयत ही ना देने की। तो ये महर का मामला इतना ज्यादा संगीन है।
और ये बहुत अच्छा फैसला है। लोगों ने बहुत ही लाइट लिया होता है, बड़ा अमूमी सा इस मामले को, मसले को लेते। लेकिन मुफ्ती साहब एक और चीज़ है कि कुछ जगह तो हम देखते हैं कि 2000-3000 रुपया हक महर लिख दिया जाता है और कहीं जगह करोड़ों रुपया। तो को हक महर की भी कोई लिमिट है कि इतना कम अज़ कम, इतना ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर इस्तात है? क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? और ये कहा जाता है जी शरई हक महर लिख दें, ये शरई हक महर की क्या डेफिनेशन है? जी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अहम सवाल है। ये मुख्तलिफ मौक़ों पर मैंने भी जिक्र किया है कि इसमें मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं। मसलन एक टर्मिनोलॉजी जो आपने इस्तेमाल की, शरई हक महर। शरई हक महर कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, कोई इस्तिलाह शरीयत में नहीं है। सही, इसका कोई वजूद ही नहीं। शरीयत ने एक ख़ास मिकदार कम अज़ कम की मुकर्रर की है, ज़्यादा से ज़्यादा की मिकदार भी मुकर्रर नहीं। अच्छा, कम अज़ कम की जो मिकदार है वो पुराने ज़माने में दिरहम और दनानीर होते थे, ये दर हकीकत पैमाने थे। जैसे आजकल तोला है या आजकल वज़न के हिसाब से जो है वो किलो वगैरह का वज़न है, इस तरह दिरहम एक वज़न था। तो 10 दिरहम कहा कि ला महरा अक़ल्ला मिन 10 दराहिम, 10 दिरहम से कम कोई महर नहीं होगा। तो वो आज के हिसाब से चांदी आप समझें कि ये कोई 3 तोले के करीब चांदी बनती है, तो उसकी जो रकम हो वो देनी होती है। वो आमतौर पे 10,000 के करीब, 8-9 हज़ार के करीब रकम बनती है। तो उससे नीचे महर मुकर्रर करना ठीक नहीं है, उससे ऊपर महर मुकर्रर करना चाहिए। और ऊपर की जो हद है वो शरीयत ने जानिबैन की मर्जी पर छोड़ दी है, तो उनकी जो भी मर्जी हो। कुरान पाक में तो इस हवाले से बहुत ज्यादा मिकदार का भी जिक्र है, कनातीर अल मुकंतरा का जिक्र है। समझो कि सोने चांदी के ढेर भी अगर महर के तौर पर मुकर्रर किए जाएं, लेकिन उसमें फख्र और मुबाहात मकसूद ना हो, बाकायदा देना मकसूद हो औरत को, तो वो जायज़ है। बिल्कुल, जो हक शरीयत ने और कानून ने रखा है वो देना असल में है। और वो बार बार जो बात होती है कि शरीयत, शरई हक महर, ऐसी कोई इस्तिलाह नहीं है। ये बड़ी आपने वजाहत दे दी मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो जो कानून कहे, जो शरीयत कहती है, अमल उस पर होना चाहिए कि जिसका जो हक है उसको फौरी तौर पर अदा किया जाना ज़रूरी है। बिल्कुल मुदस्सिर, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। अब हमें आगे बढ़ना है, बात करनी है ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स की दुनिया में आज पैसा कमाना मुश्किल नहीं, लेकिन पाकिस्तान में एक इंतहाई मुश्किल और दुश्वार काम बनता जा रहा है। उसकी बड़ी वजह लाइल्मी है, और जिन अफराद को ई कॉमर्स से पैसा कमाना आता है वो अपनी अपनी इंफरादी यूनिवर्सिटीज़ खोल कर बैठ गए हैं और मासूम शहरियों से लाखों रुपए लेकर उनके अकाउंट्स बना रहे हैं, मगर उन्हें सही और वाज़ेह तरीक़ाकार नहीं समझा रहे। दूसरी जानिब बहुत सारी NGOs ने हज़ारों बच्चों को भर्ती तो कर लिया है, लेकिन उनमें से चंद बच्चे भी ऐसे नहीं जिन्होंने IT की इस तालीम के बाद कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया हो। इसके मुकाबले में पड़ोसी मुल्क को अगर देखा जाए भारत में, तो बच्चे बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे हैं। सिर्फ 1-2 साल की मेहनत के बाद करोड़ों के कारोबार के मालिक बन गए हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हमारी NGO सिर्फ वीडियो सेशन कर रही हैं और हज़ारों बच्चों को लॉलीपॉप दे रही है। वाकई वहाँ होने वाले जो IT के कोर्सेज हैं किसी काम के हैं, या फिर जवाब इसका हमने तलाश करना है कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। तो इसी जवाब की तलाश के लिए हमारे साथ इस वक्त IT एक्सपर्ट खुशनूद आफ्ताब शेख साहब मौजूद हैं। खुशनूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत साल से हम ये सुनते आ रहे हैं, जब हम अभी स्कूल कॉलेज में थे, कि जी IT का ज़माना है और IT होगा, और लोग एकदम से वो ICS, BCS और वो आगाज़ हो गया था। लेकिन उसके साथ अब उससे भी बहुत आगे चीज़ें जब जा रही हैं, हम ChatGPT में पहुंच चुके हैं, 5G की दुनिया इस वक्त है। क्या हम IT में जो बातें कर रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, और जो इस तरह के कोर्सेज़ हैं, ये कहीं हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल कर रहे हैं, और हमारे बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं वो आगे भी जा रहे हैं। आपने बोला कि जब हमारे ज़माने में वो कोर्सेज़ होते थे, हमारे ज़माने में, खैर आपका ज़माना तो अभी नया, मेरा पुराना ज़माना था, मगर उस वक्त हम 2 टर्म्स सुनते थे सिर्फ, इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। मगर आज आप देख लीजिए कि आप यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, ज़्यादा IT एक्सपर्ट्स बन रहे हैं। तो और उसमें भी अलग अलग फील्ड, जी, इसका मतलब चेंज आ रहा है और उस तरफ हम जा रहे हैं। जहाँ तक आपने बोला NGOs फ्री कोर्सेज करवा रही हैं, और कुछ अभी तो उनको करवाते हुए 2-3-4 साल हुए हैं। अभी से आप कहें कि कोई टाइकून्स बन जाएंगे, बट दे आर डूइंग वेल, अच्छा काम कर रहे हैं। और उसमें से भी जो अच्छा पढ़ने वाले हैं वो डेफिनेटली आगे जा रहे हैं और आगे जाएंगे। IT के कोर्सेज इसलिए भी ज़रूरी हैं कि हम लोगों को जिस वक्त हायरिंग की ज़रूरत होती है, जिस वक्त हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है, तो
हमें लोगों की ज़रूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है, हमें लोग नहीं मिलते पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में लोग नहीं। हम तो ये देख रहे हैं जी, हज़ारों बच्चे, 25,000 वहाँ से बच्चे, 10,000 वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं। तो इसका मतलब इतनी बड़ी मार्केट है कि अच्छा जो ब्रेन है वो आपको अभी भी नहीं मिल रहा है। ब्रेन अच्छा क्या, बुरा भी नहीं मिल रहा है इस वक्त। नहीं, लेकिन हम थोड़े से लेट हैं। मैं आपको बताऊं, अगर हम एज़ कम्पेयर टू इंडिया देखें तो वहाँ पे आईटी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उनकी 21 टाइम्स हमसे ज़्यादा हैं। तो ये ऐसे ही नहीं है, ज़ाहिर है काम वो भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने हमसे पहले शुरू किया, हमने देर से शुरू किया है। हमारा फोकस पहले इस तरफ नहीं था। ये तो अभी है कि हम देख रहे हैं कि एनजीओज और गवर्नर हाउस में और इधर उधर आईटी कोर्सेज शुरू हुए हैं। ये इनिशिएटिव्स पहले नहीं लिए गए। देखिए जी, बात ये है कि आप कह रहे हो कि हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 2 बिलियन से थोड़ी सी ज़्यादा है और इंडिया की लगभग 200 बिलियन जी, 200 बिलियन। तो वो बहुत फ़र्क है। बट वहाँ पर आईटी कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है, उसमें सिर्फ आईटी एक्सपर्ट की बात नहीं। देखिए, सप्लाई एंड डिमांड की बात है। आज डिमांड ज़्यादा बढ़ी है तो आईटी कोर्सेज शुरू हो गए हैं। पहले इसकी डिमांड नहीं थी या डिमांड कम थी तो आईटी कोर्सेज शुरू नहीं हुए थे। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि आगे बढ़ें, उनको एक्सपर्ट बनाए। हमारी यूनिवर्सिटी से अच्छे लोग नहीं निकलते। हम अगर एक आदमी को हायर करते हैं, चाहे वो आईटी का हो चाहे मैनेजमेंट का हो, जिस वक्त वो 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़कर आता है, आप यकीन कीजिए कि हमें 2 से 3 महीने उसको फिर भी ट्रेनिंग ये देनी पड़ती है कि ईमेल कैसे लिखनी है और ख़त कैसे लिखना है उसको। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि स्किल डेवलपमेंट नहीं है जिस पर काम हो। अच्छा, इसमें खुशनूद साहब एक चीज़ जो है, मैं जो चाहूँगी कि आप मशवरा दें या आप अगर समझते हैं, आपकी जो भी राय है। मैंने ऐसे बेशुमार बच्चे देखे हैं जो BScs की डिग्रीज़ लेके बैठे हुए हैं, साइबर सिक्योरिटी के अंदर डिग्रीज़ लेके बैठे हुए हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके पास जॉब्स नहीं है। जो इंटर्नशिप पे रखते हैं वो बगैर पैसों के रखते हैं, और अगर कोई पैसे दे भी तो इस तरह के होते हैं कि वो बच्चा वैसे ही डिमोरलाइज होता है कि मुझे मिल क्या रहा है। देखिए जी, आपने बोला कि साइबर सिक्योरिटी में किसी ने कोर्सेज किए हुए हैं और वो अच्छा काम कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको अच्छी जॉब नहीं मिले। ये पॉसिबल ही नहीं। आजकल तो बहुत अच्छी बात ये है कि घर बैठ के भी आप काम कर सकते हो आईटी का। पहले कभी ये नहीं सोचा था कि एक वो बच्ची जिसको घर वाले कहते हैं कि तुमने बाहर जाके काम नहीं करना, वो सीखती भी ऑनलाइन है और काम भी ऑनलाइन करती है। हमारे चाहे वो कहीं बैठी हो, चाहे यहाँ बैठी हो, चाहे Tier 4 सिटी में, तरीका भी तो आना चाहिए ना बच्चों को। आप सही कह रहे हैं, होंगी, लेकिन जाहिर है या तो लाइल्मी है या उनको यूनिवर्सिटीज़ में ये नहीं सिखा, डिग्री तो दे देते हैं पर ये नहीं बताते कि तुमने ऑनलाइन सीख कैसे करनी है अपनी जॉब। पता नहीं इसके पीछे वजह क्या। मैंने अपनी आंखों से ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके पास डिग्रीज हैं, जॉब्स नहीं है। कई कंपनीज में गए, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया, नहीं मिल रहा काम। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, या फिर वो गलत जगह चले गए या वो एक्सपर्ट नहीं है। अदरवाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या आईटी के अंदर इस वक्त कोई ऐसी फील्ड नहीं है। आपने बोला बहुत सारी फील्ड्स हो गई, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ जॉब नहीं हो। इसलिए जॉब्स हैं, हमें तवज्जो इस चीज़ पे देनी चाहिए। मैं अभी देखता हूं, आपका जुमला एक मुझे यहाँ पर फिट आप ही की बात में हो रहा है कि हमें बेहतर लोग जो है वो नहीं मिल रहे ना। कि अगर जॉब है तो अगर 10 लोग कह रहे हैं कि जी मुझे जॉब नहीं मिल रही, उनमें से 10 में से बेस्ट कंपनीज ने रखना है, जिन्होंने तनख्वाह देनी है, जिन्होंने काम लेना है। और प्राइवेट कंपनीज आपको पता है काम पूरी तरह से वो ले रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर वाला तो है नहीं कि आप आए, हाजिरी लगाई, इधर उधर सुबह से बैठे, शाम 3 चाय और फारिग हो गए। लेकिन ये कि ये कैसे पता चले कि ये कोर्सेज जहाँ हम ले रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, इसकी मार्केट में वैल्यू है। एकदम से हमने पिछले साल देखा सारी कॉम अमेज़ॉन के डिफरेंट 5-6 प्रोग्राम्स में लग गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं इधर से निकलें, यहाँ फ्रीलांसिंग, इस तरफ आ जाते हैं। ये कैसे बच्चे गेज करें जो देख रहे हों, सुन रहे हों, और ख़ासतौर पर जो घरों में बैठे हुए ख़वातीन हैं, क्या चाहिए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि हर वक्त की एक अलग डिमांड होती है मार्केट में, किस किस की चीज़ की डिमांड है। बट अब बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो घर बैठे उनको जो सोशल मीडिया और या फिर आप ये समझ लें कि जो गैप बिटवीन द वर्ल्ड है, उनको पता है आज यूएस में किस चीज़ की ज़रूरत है, पाकिस्तान में किस चीज़ की ज़रूरत है। ये बात सिर्फ इस चीज़ की है कि हमें स्किल डेवलपमेंट करवानी चाहिए। अभी आपने एनजीओज़ का नाम लिया, सीलानी वेलफेयर ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोगों को ट्रेन किया और हम जैसे बहुत लोगों का भला किया कि रिसोर्सेज आ रहे हैं। अभी बैतुल सलाम ने शुरू किया जी। मैं मतलब
ये तो सिर्फ एनजीओज कर रही हैं, बाकी गवर्नमेंट भी कुछ काम कर रही है। हम हर वक्त गवर्नमेंट को गालियां देते हैं, कुछ नहीं करें, ऑफ कोर्स वो भी करें, मगर हमारे प्राइवेट लोगों को भी चाहिए। अभी आपने अपने पड़ोसी मुल्क की बात की, वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज ट्रेन भी करती हैं और फिर हायर करती हैं, खुद ही ट्रेन कर रही हैं। वो इसलिए कि उनको पता है उनको चाहिए, और गैप बहुत बड़ा गैप है। अच्छा आपने बोला अच्छे लोगों को अच्छी कंपनियां रखती हैं, नहीं, अच्छे लोगों को भी अच्छी कंपनियां नहीं रखती, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। जो टॉप लोग हैं वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। अच्छा, हमारे पास बहुत तनकीद होती है कि मुल्क अच्छा रिसोर्स मुल्क से बाहर चला गया। देखिए इसमें क्या बुराई है, हम लोग ये बोलते हैं कि जो टॉप आईटी कंपनीज हैं उसके जो सीईओज हैं वो सारे इंडियंस हैं। तो जब हमारे पास से लोग नहीं जाएंगे, वो इंडियंस के आज गए थे, वो भी बहुत अरसे से वहाँ पे हैं, कुछ तो नेशनल्स भी नहीं है इंडिया के, बट अगर आप अच्छे लोगों को बाहर नहीं भेजेंगे, वो आगे नहीं जाएंगे, तो क्या होगा? फिर हम तो भूल जाए ना कि हमारे भी सीईओज लगेंगे। फिर हल क्या है आपकी नज़र में? ना ठीक है, सैलानी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बैतुल सलाम ने भी शुरू किया, गवर्नमेंट लेवल पे भी हो रहा है, लेकिन हम अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे जिस पे हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं। तो वहाँ जाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसी और जगहें चाहिए हमें जहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है। प्राइवेट लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं कि हमें पैसे दे रहे हैं, हमें सिखा दो। ऐसी ही एनजीओज और चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए, बट गवर्नमेंट थ्रू प्राइवेट सेक्टर जाना चाहिए। गवर्नमेंट का काम नहीं है ये, जिसका काम है उसको देना चाहिए। तो आपने बोला कि हमें करना क्या चाहिए, हम लेट हो गए। यस, लेट हो गए, मगर ये रोना कि हम लेट हो गए ये हल नहीं है। आज हम बढ़ा दें काम और हो जाएगा। हमें ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा चाहिए। हम हम रिस्क लेने को तैयार नहीं, वजह क्या है जो हम इस तरफ नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं? हम लोग रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं जी, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं हम। पाकिस्तान के अंदर किसी वक्त बूम आ जाता है रियल एस्टेट का, किसी वक्त बूम आ जाता है स्टॉक एक्सचेंज का, तो सब लोग उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। हम इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे होते हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी और हम ये काम करें। पाकिस्तान के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतने बड़े टाइकून्स हैं, उनको भी चाहिए आईटी कंपनीज में आए। कुछ लोग आ भी रहे हैं। और आपने पड़ोसी मुल्क की बात की, आप बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस देखें हमारे पड़ोसी मुल्कों में, वो बड़े टाइकून्स के हैं, हमारे पास नहीं है। हमारे पास कोई बड़े टाइकून्स जो टॉप 10 हैं उनकी आईटी कंपनीज नहीं है। क्यों नहीं है? और वहाँ के टॉप 10 आइकॉन्स की बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, और वो बहुत अरसे से बना चुके, इस तरफ सोच चुके। अच्छा खुशनूद साहब, एक चीज़ जो है वो अब हम ये भी एक पाकिस्तान में शॉर्टकट वाला बड़ा इशू रहा। हम रिक्शों के पीछे लगे हुए, फेसबुक पर आने वाले बैनर लगे हुए कि आप ये सीखें, कोर्सेज ये सीखें, 5 महीने में आप ये कमा, फिर साथ में ये लालच जो बन जाता है $1500 घर बैठे कमाएं, $1000 घर बैठे कमाएं। अब $1000 पाकिस्तानी बैठ के घर कमा रहे, तो ये बहुत अच्छी अमाउंट है कि ग्रेजुएट आदमी को कौन 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी देते, नहीं देते हैं। तो ये जो एक रुझान है कि हमें लगता है कि हम सीखेंगे और उसके बाद फौरी लाखों डॉलर शुरू हो जाएगा, ये माइंड से कैसे बच्चों के निकले और सीखने वालों के कि हमें सीखना है, स्किल डेवलपमेंट करनी है, देन फिर खुद से चल के चीज़ें आ जाए। देखिए, जहाँ तक $1000 की बात है, मेरा ख्याल है इसमें को बहुत ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कमा रहे, वो कमा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा, ठीक है। बट अगर आप बोलते हैं कोर्स करके वो फौरी तौर पे कमा रहा है, ये ऐसा नहीं है। उनके दिमाग में ये है कि हम $1000 पर मंथ कमा लेंगे। यस, वो घर बैठ के कमा लेंगे, बट उनको सीखना पड़ेगा। और ये पूरी दुनिया के अंदर शॉर्टकट्स हैं, हमारी पास है, कोई बुराई नहीं है इसमें। उनको सिर्फ एक चीज़ उन बच्चों को ये देखनी है, हमें सीखना है कुछ ना कुछ। अगर वो सीख लेते हैं तो डेफिनेटली आगे जाएंगे और वो कुछ ना कुछ करेंगे। जहाँ तक बात यह है कि वो रक्षों के पीछे लिखा हुआ है जी, रक्षों के पीछे तो और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर वो हम सीखने लग जाएं तो पता नहीं और ही कुछ बन जाएंगे। अच्छा, ये जो आईटी रिलेटेड एजुकेशन है वो हमारे मुल्क में किस लेवल की दी जा रही है? आई मीन टू से कि हम लोग कितने एडवांस हैं इसमें? हम वैसे तो हम देख रहे हैं माशाल्लाह से कि हम लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा देख रहे हैं नौजवानों को जो कि पढ़ा रहे हैं। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि 11-11 साल के बच्चे हमारे पास एज अ गेस्ट आते हैं जो उन्होंने सैलानी से या फिर बैतुल सलाम से वो कोर्सेज किए हुए जो इस एज में हम सोच भी नहीं सकते थे। तो इससे मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि हमारे में पोटेंशियल कितना मौजूद है। कमी सिर्फ इस बात की है कि इन्वेस्टर्स नहीं है, गवर्नमेंट का उस तरीके से फोकस नहीं है, काम करने वाले, सीखने वाले हम हैं। आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ जी। हमारी तरफ यूथ बहुत है। हम जो 2-4-5 मुल्क हैं, हमारे पास तो 50% यूथ है।
वेस्ट के अंदर तो यूथ है ही नहीं, इसलिए हमारी ज़रूरत उनको है, बट उनको हमारी ज़रूरत है अगर हम स्किल्ड होंगे। हम अनपढ़ होंगे, जाहिल होंगे तो उनको भी हम बोझ हैं। तो इसलिए आज सबसे अच्छी बात क्या है, ऑनलाइन बैठ के भी फ्री सीख सकते हैं। तो कुछ ना कुछ सीख लें, फिर जब बाहर निकलेंगे किसी कंपनी के पास जाएंगे, कुछ वो बता देंगे तो वो आगे डेफिनेटली जाएंगे। दूसरा, हमें थोड़ा सा पाकिस्तान से मोहब्बत भी करनी है। ये नहीं है कि हम सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं कि भाई हमने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करना, कुछ पाकिस्तानी भी बने और अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत है। पाकिस्तान से तो पूरी मोहब्बत करनी है, अगर पाकिस्तान ने इतना कुछ दिया है तो पाकिस्तान को भी हुआ है कि, और अपॉर्चुनिटीज़ की जो आप बात कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे खुशनुद साहब, और कुछ सीखने की जो बात करी है, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिए ताकि अब आपके आने वाले वक्त में वही काम आएगा। और जो मुसलसल सीखता रहता है कामयाबी ही उसी के साथ साथ चलती है। हमें थोड़ा ब्रेक की जाने बढ़ना है जनाब। जी बिल्कुल, ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। महकमे मौसमियात के मुताबिक अब आपको मैंने बताना है कि मौसम का हाल अहवाल क्या रहने वाला है। तो आज की अगर बात की जाए तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सुबह के औकात में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में स्मोक धुंध छाई हुई थी, जो सूरज के तुलू होने के साथ साथ कुछ कम हुई है, मगर इन्हीं इलाकों में आज शाम को दोबारा शदीद धुंध छा जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर टेम्परेचर्स की बात की जाए तो अभी आपको मेरे पीछे वॉल पर नज़र भी आ रहा है, फिलहाल तो लाहौर में 18, कराची में 25 नज़र आ रहा था, लेकिन अगर टेम्परेचर देखे जाएँ तो इस वक्त सबसे पहले कराची, जिसका टेम्परेचर इस वक्त कम से कम 13 रिकॉर्ड किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कोयटा की जानिब, जहाँ पर सर्द हवाओं के साथ कम से कम यानी कि मिनिमम टेम्परेचर 3 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर क्लाउडी वेदर है, आसमान पर बादल हैं और टेम्परेचर इस वक्त मुल्तान का भी सामने आ चुका है, यहाँ पर भी क्लाउडी वेदर है, मिनिमम 10 है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर मिनिमम 9 बताया जा रहा है, मैक्सिमम 23 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है और क्लाउडी यहाँ पर वेदर बताया गया है। इस्लामाबाद में पार्टली क्लाउडी है, यानी कि सूरज भी निकला हुआ है, बादल भी छाए हुए हैं और यहाँ पर कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कम से कम 7 है और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। क्लाउडी वेदर है और ये सूरत हाल है मौसम की। फ़िलहाल बारिश का इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया, सर्दी है और इससे हमें बचना भी है। ये तो थी वेदर की सूरत हाल। अब चलते हैं मुदस्सिर इकबाल के पास। बहुत शुक्रिया सहरिश, आपने मौसम का अहवाल बताया है, लेकिन जहाँ से आप वापस मुड़ी हैं पेशावर से, उसके ऊपर पहाड़ों पर इस वक्त बर्फ़बारी जो है वो हो रही है, सर्दी बढ़ गई है और इस सर्दी के बढ़ने के साथ ही लोगों में मामूलात जो हैं वो भी बदल गए हैं। अगले आने वाले वक्त में लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम स्नोफॉलिंग देखने जाएं, क्योंकि छुट्टियां हो रही हैं दिसंबर के आखिर में और उसमें लोग और मज़ा करेंगे। लेकिन आज आपको एक मज़ेदार मेहमान से हम मिलवाने वाले हैं हीरो पाकिस्तान में। आज हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर आलिया हैदर से, जिन्हें दुबई में होने वाली अब हालिया COP28 में फ्रंट लाइन क्लाइमेट हेल्थ अवार्ड से नवाजा गया है। फ़ख्र पाकिस्तान आलिया हैदर 2022 में सैलाब से मुतासरा तबाहकुन इलाकों में अपनी खदमात सर अंजाम दे चुकी हैं। इसके अलावा कोविड की वबा में फ्रंट लाइन डॉक्टर्स की मदद करने में सर फहरिस्त रही हैं। डॉक्टर आलिया हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो आपको मुबारक हो, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है, हमें भी मुबारक ही है आपके अवार्ड की भी। तो डॉक्टर साहबा, ये जो इतना ढेर सारा आप काम कर रही होती हैं, ये कैसे पॉसिबल होता है कि आप कभी सैलाबज़दा इलाकों में हैं? कोविड का भी हमें याद है, उस वक्त भी आपके सोशल मीडिया से ये चीज़ें हम देख रहे थे, लेकिन जब ये रिकग्निशन होती है अवार्ड की सूरत में, तब कैसा फील होता है? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके जो है निहायत ही काइंड वर्ड्स का, और मैं तो निहायत ही खुश हूँ, ओवरवेलम्ड हूँ और ऐसा लगता है कि जैसे और वैसे भी जब आप पाकिस्तान का नाम कहीं ग्लोबली जो है आप रोशन करते हैं या आप पाकिस्तान के लिए आप कोई भी अवार्ड लेकर आते हैं, तो ये मेरे लिए नहीं बल्कि मुझे लगता है पूरे मुल्क के लिए जो है बड़ी एजाज़ की बात है। दूसरा, जो कोविड में भी मैंने जब काम किया था वो तब भी यही था, हमने फ्रेंड्स ऑफ डॉक्टर्स नाम का कैंपेन स्टार्ट किया था इधर ही पूरे
पाकिस्तान में, तब भी मैं जो है बलूचिस्तान, गिलगित और स्पेशली वो एरियाज़ जहाँ पे बहुत कम लोग जा सकते हैं, तब हमने फैसल एदी साहब ने बड़ी हमारी मदद की थी उन पीपीईज़ को ट्रांसपोर्ट करने में। तब हमने तकरीबन जो है 40,000 से ज़्यादा पीपीईज़ जो है पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर्स पे तकसीम किया था। उसी तरह जब लास्ट ईयर फ्लड्स आया तब मैं काम कर रही थी, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में थी मैं, और वहीं पे मैं एक पेशेंट का स्ट्रोमा बैग क्लियर कर रही थी, देख रही थी कि क्या है, और एकदम मुझे ख्याल आया कि आप ये पूरे हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स कर सकते हैं। एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में मैं चली गई थी और सोच रही थी कि ये मेरी जगह पे बहुत सारे लोग कर सकते हैं, और अगर मैं चली जाती हूँ फ्लड इफेक्टेड में, जहाँ पे आपको ये बाद में क्लियर कर दूं कि तब तक कोई भी हेल्थ रिलीफ के लिए गए नहीं थे, जो जा रहे थे या तो फूड रिलीफ दे रहे थे या बाकी जो चीज़ें जो इस टाइम पे उनको इनिशियली ज़रूरत थी। तो जब मैं गई थी वहाँ पे तो मैं आई हूँ घर, और मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, फैमिली को, और सबसे हमने मिलके जो है मैंने कहा कि मैंने जाना है अब। तो मेरी अम्मी कहती है कि तुम कैसे जाओगी, तुम्हें तो ना सिराइकी बोलनी आती है, कैसे करोगी? मैंने कहा कर लूँगी, बस आप टेंशन ना ले, मैं कुछ कर लूँगी, आई विल मैनेज। फिर क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी मेडिकल कैंप्स लगाती रही थी पूरे पाकिस्तान में, तो बहुत सारे लोगों को पता था कि मैं करती हूँ, और वो मेडिकल का सिस्टम मुझे उसका काफ़ी गहराई से आइडिया था। तो फिर हमने बस दोस्तों ने, स्टूडेंट्स हैं यही लाहौर के जिन्होंने हमारे साथ वॉलंटियर किया, तो हम जनूबी पंजाब से लेके बलूचिस्तान और फिर चारसदा, सिंध, हर जगह हमने फिर कैंप्स लगाए हैं। सही। अच्छा, मुझे बताएगा इस वक्त सिचुएशन है, क्योंकि आप क्लाइमेट हेल्थ की बात कर रही हैं और माशाल्लाह आपको अवार्ड भी मिला है, पाकिस्तान में इस वक्त जो ऑनगोइंग हालात हैं उनमें आप किस तरह से चीज़ों को देख रही हैं? हम लोग कितने एडवांस हैं, हमारी मेडिसिन, हमारा मेडिकल सिस्टम, उसको कितनी बेहतरी की ज़रूरत है? आपकी ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या है पाकिस्तान को स्पेशली लेके? देखिए, पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो निहायत ही जो है इस टाइम पंजाब का हेल्थ स्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर है, बाकी बलूचिस्तान, सिंध और केपीके का हेल्थ सिस्टम निहायत ही जो है उस तरह से है कि अभी तक बहुत सारी चीज़ें जिसमें एडवांस होना रहता है, और अगर कोई भी चीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पास होकर आ भी जाती है तो करप्शन बहुत ज़्यादा है कि वो जो है उन चीज़ों को आगे होता नहीं है। दूसरा जो सिस्टमेटिक जो ड्राइव होता है चीज़ों को करने की, हेल्थ को लेकर स्पेशली, तो हमें हमारे जो है हमारे सिस्टम में इस टाइम पे वो एक सिस्टमेटिक ड्राइव नहीं है चीज़ों को बेहतर करने के। हमारी पॉलिसी मेकर्स को और जो हमारे इस टाइम के स्टेट है उनको चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि हेल्थ पे जो है इस टाइम पे और बजट एलोकेशन करे, क्योंकि सेहत का निज़ाम निहायत ख़राब है। अब जैसे मेरे प्रोफाइल में उन्होंने मेंशन किया था कि खल्क हेल्थ क्लिनिक के नाम से भी अभी मैंने 4 महीने से एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें लगा कि हेल्थ का जो सिस्टम है, हम मेडिकल कैंप से जो है हर जगह पहुंच नहीं सकते, वो एक सस्टेनेबल सिस्टम नहीं है। अभी हमने खल्क क्लिनिक्स के नाम से हमने जो है क्लिनिक्स लॉन्च किए हैं, जिसमें हम लोगों को स्पेशली वो वर्कर्स, लेबर्स जिनके पास रिक्शे का किराया नहीं है हॉस्पिटल जाने के लिए, तो उनको हम उनके एरियाज में हमने MBBS डॉक्टर्स के साथ पूरा प्रॉपर उनको इलाज दे रहे हैं, मेडिसिन फ्री है, टेस्ट हो रहे हैं, और एक प्रॉपर आपको प्राइवेट सेटअप की तरह बट इन अ वेरी गुड मैनर उनको जो है ट्रीट किया जाता है। तो अगर हम इस तरह के सेटअप्स और बनाएंगे तो मुझे लगता है हेल्थ का हमारा निज़ाम और बेहतर हो सकता है। दूसरा, अगर हम चेंज और हेल्थ की बात करते हैं तो इस साल कॉप में भी काफ़ी इस पे बात हुई है कि क्लाइमेट क्राइसिस जो है हेल्थ क्राइसिस है, और हेल्थ क्राइसिस ह्यूमन क्राइसिस है, और पाकिस्तान में अभी तक बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे जो है और सिस्टम उस तरह से अभी तक मौजूद नहीं है। जैसे आपने पहले जिक्र किया लेड पॉइजनिंग वाला कि मैंने रिसर्च किया है, यही लाहौर में वो इलाका है जहाँ पे हमने लेड पॉइजनिंग पे काम किया था, वो फैक्ट्री एरिया है पर, और हमारे रिपोर्ट्स जो है काफ़ी अलार्मिंग आए थे तब, तो बट उसको रिवर्स करने के लिए हमारे पास सिस्टम नहीं है। जैसे चिलेशन का प्रोसेस होता है जिसमें आप पेशेंट के साथ करते हैं कि उसकी बॉडी के ब्लड के अंदर से आप लेड को हटा देते हैं, रिमूव करा देते हैं, और फिर आयरन को वापस, ताकि आयरन लगे और उनको एनीमिया वगैरह ना हो, बट अभी तक ये वाले सिस्टम्स पाकिस्तान में है नहीं। और जब हम फिर क्लाइमेट और हेल्थ की बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ों की वजह से, और आजकल आप देख लें स्मोक इतना ज़्यादा है लाहौर में, इस टाइम मैं बैठी हूँ, हर
कोई सफ़र कर रहा है अपर रिस्पिरेटरी डिजीजेस से, जो बेचारे ऑलरेडी एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए कंडीशन बिल्कुल। अब ये सारे डॉक्टर आलिया इश्यूज हैं और इन पर तो कब से बात भी हो रही है कि इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। स्मोग हमारे सामने है, ये पहला साल नहीं है कि हम स्मोग देख भी रहे हैं और सफ़र भी कर रहे हैं, हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं फिलहाल ऐसा हो सका जो कि परमानेंट सोल्यूशन हो। मुझे ये बताइएगा, अब आप सोच क्या रखती हैं? माशाल्लाह ये अवार्ड तो आपने विन कर लिया है, नेक्स्ट आपका प्लान क्या है? नेक्स्ट मेरा प्लान यही है कि मैं हेल्थ और क्लाइमेट का जो इशू है उसको ग्लोबली जो है और जो है एनलाइटन करूँ, और लोगों को, और स्पेशली पाकिस्तान के लोगों को ये जो है ये आइडिया मतलब मेरी तवज्जो से अगर जा सकता है कि भाई अगर आपका माहौल नहीं सही है तो आपका जो है क्लाइमेट जो है की वजह से आपकी सेहत के हालात ख़राब है, तो आप जो है क्लाइमेट जस्टिस की बात करें, क्लाइमेट अकाउंटेबिलिटी की बात करें, और एट द सेम टाइम मैं हमारे जो खल्क क्लिनिक है उसको मैं एक्सपेंड करना चाहती हूँ पूरे पाकिस्तान में, और ऐसे ऐसे इलाक़ों में जहाँ पे ये सारे सिस्टम्स मौजूद नहीं है। जैसे बलूचिस्तान के बहुत सारे गाँव है, ऐसी जगह है, डेरा बुगटी से आगे फुलेजी और सोबतपुर से आगे इस तरह की जगह है। इवन साउथ पंजाब में मिट्टे वाला गाँव है, जब आप टिबी कमरानी से आगे जाते हैं डेरा इस्माइल खान की तरफ, तो ये तरह के एरियाज हैं जहाँ पे ये इस तरह का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ ये बहुत फार अवे एरियाज हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल होगा, कैसे ये क्लिनिक्स चलेंगे? वहाँ डॉक्टर तो हॉस्पिटल्स पे तहसील लेवल में वहाँ नहीं पहुँचते हैं, वो कहते हैं जी हम तो वहाँ नहीं जाएंगे, उसके बेहतर होता है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, ठीक है बस वहाँ शहरों में बैठेंगे। डॉक्टर्स कैसे वहाँ होंगे, कैसे उनका इलाज होगा जो आपका खल्क क्लिनिक है? देखिए जो डॉक्टर कम्युनिटी है ना, हमारी पढ़ाई जब हम करते हैं हम एक ओथ लेते हैं कि हम हर तरह के मरीज का इलाज करते हैं, पर क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें इतना सिस्टमेटिक है नहीं, जैसे इंडिया में जब आप ग्रेजुएट होके जाते हैं आपको जॉब मिलने से पहले आपके ऊपर कंपलसरी होता है कि आपने 1 साल जो है रूरल में जाके काम करना है, उसके बाद आप शहर में आ सकते हैं, वो आपकी एक ड्यूटी होती है वो सारी चीज़ों में। तो जो अगर हम जो है ये सिस्टम बनाएं और अपने जैसे लोग, और इस तरह के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जैसे यंग डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के जो बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं, तो उनके अंदर वो एंथुजियाज़म, वो एनर्जी है कि वो ये काम करें, बट क्योंकि हमारा सिस्टम इतना जो है ऊपर से नीचे तक जो है वो करप्ट हो गया है कि डॉक्टर्स को बहुत सारों को जो है वो मौका भी नहीं मिलता है। इतने सारे इस टाइम डॉक्टर्स हैं जो अनएम्प्लॉयड है। अभी परसों भी जो है इस्लामाबाद में डॉक्टर्स को मार पड़ी है और उनको उनके ऊपर लाठी चार्ज हो PMDC के बाहर। तो आप ये सोचिए कि जो हमारी इस तरह की सिचुएशंस के बाद फिर आप एक्सपेक्ट कैसे करते हैं इस मुल्क के को जो का पूरा जो हेल्थ सिस्टम चलाने वाले हैं कि वो जो है अपने आप की कुर्बानी दें, जबकि ये सारी चीज़ें जो है पूरी अलाइन होनी चाहिए। पॉलिसी मेकर्स को, हमारे जो बजट बनाते हैं इकोनॉमिस्ट को, हेल्थ पे जो है उनको ज़्यादा जो है पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, बजाय इसके कि हम फ्लाईओवर्स बनाएं। हम बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हेल्थ पर हमें एलोकेट करने चाहिए फंड्स, ताकि लोगों को ऐसी एटलीस्ट ये बेसिक नेसेसिटी तो उनको मिले। अच्छा, ये जो COP28 है अब इसका इस तक का सफ़र थोड़ा सा ज़रा हमें बताइएगा, आप इस प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंची और किस तरह इसके पीछे कितनी मेहनत थी, कितने महीनों की मेहनत थी, ज़रा कुछ बताइएगा। जी कॉप में जाने के खैर तो मैं काफ़ी सालों से मैं हेल्थ और क्लाइमेट पे काम तो कर रही थी, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो काम मैं कर रही हूँ वो कभी कहीं पे रिकॉग्नाइज। तो रीचिंग द लास्ट माइल फोरम है एक, वहाँ मोरक्को की किसी लड़की है, कोई डॉक्टर है, जिन्होंने मेरा काम देख रही है काफ़ी सालों से, और उन्होंने ना मुझे नॉमिनेट किया था इस अवार्ड के लिए। जब ये अवार्ड्स तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में एक लड़की है जिसका खुद अपना ताल्लुक जो है हज़ारा कम्युनिटी से है, मार्जिनलाइज है, पर वो स्टिल जो है ऐसी ऐसी जगहों पे जा रही है, काम कर रही है, तो हमें उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो जब मुझे ईमेल आया तो मैं काफ़ी शॉक भी थी पहले कि ये क्या हो गया है। मैं अवार्ड के लिए तो ये काम नहीं किए थे, तो वो जो है, बट इस चीज़ के एट द सेम टाइम जो खुशी भी हुई कि मोरक्को जैसे मुल्कों में भी हमारे मुल्क को देखा जा रहा है, हमारे काम को देखा जा रहा है। ये तो काम जो अच्छा करने वाले हैं डॉक्टर साहब, वो तो नज़र आ जाता है। आपका काम हम भी देख रहे थे जब सैलाब के स्पेशली जहाँ आप लोग काम कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, इससे भी पीछे के अगर सफ़र आप डॉक्टर आलिया हैदर के, जब आलिया हैदर नहीं डॉक्टर बनने से पहले, वो सफ़र कैसा, मतलब आप
पढ़ने के लिए, मेडिकल में पढ़ने के लिए आई, वहाँ से अपनी कम्युनिटी से निकलना, घर की सपोर्ट, और फिर ये सबसे मुश्किल काम है कि आप सैलाब ज़दा इलाकों में जहाँ ऑलरेडी बीमारियाँ भी फैली हैं, पानी भी खड़ा है, कोविड में भी आप निकली, तो ये घर की सपोर्ट शुरू से लेकर आज तक कैसी है? अब जी अल्लाह का शुक्र है, मेरे फैमिली जो है बहुत सपोर्टिव है। मेरे फादर बहुत एक बेटी परस्त किस्म के इंसान थे। वो हमेशा अपनी बेटियों और बेटों में कभी उन्होंने तफरीक नहीं किया। हमारे लिए ज़्यादा चांसेस होते थे कि इन चीज़ों को परसू करें। फिर जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मेरी वालिदा का जो सबसे ज़्यादा जो फोकस था कि हम सब जो है पढ़ाई में जो है हमने आगे एक्सेल करना है। तो घर से कभी वो रिस्ट्रिक्शन थी नहीं। पर जब 2018 में मैं चाइना से मैंने बेसिकली अपना MBBS किया है, तो मैं जब वापस आई अपना MBBS करके, तो मैं उन दिनों में हमारी जो हज़ारा किलिंग है क्वेटा बलूचिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा शदीद जो है पीक पे थी। तो फिर जो है मैं तब जो है मेरे दोस्त जो लाहौर के हैं उन्होंने वो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, तो मैं भी ना वहाँ पे चली जाती थी क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर रही थी। कोयटा तो मैं जा नहीं सकती थी, तो हमने लाहौर में सोचा था कि इस तरह करें। वहीं से मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर आलिया आप में मुझे लगता है कि हमें ना और मिलना चाहिए, और ऐसा करते हैं मैं आपको ना एक जगह लेके जाता हूँ। तो 2017-18 की बात है। मैंने कहा जी चले। मैंने कहा कहाँ लेके जाना है? आपने कहते मैं आपको चुंगी लेके जाता हूँ। मैं अगर आपको मरी ले जाते हैं, स्कर्दू ले जाते हैं, ये चुंगी कौन सी जगह है कि ये लेकर के, तो ये मुझे लाहौर की चुंगी अमर सिद्धू इलाके में लेकर गए। और मैं तब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि वो बिल्कुल लाहौर का एक सेंटर इलाका है, बिल्कुल बहुत सारे इलीट एरिया से लगता है, पर वहाँ पे बेसिक सहूलियात नहीं थी। और ये जो पानी का रिसर्च है वो भी हमने वहाँ पे करवाया। तो वो जब मैं गई उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जो इंसानियत की जो है ना कोई रिलीजन है, ना रंग है, ना नस्ल है, ना एथनिसिटी है। अगर हमने इंसानियत की बुनियाद पे काम करना है तो हमें ये डिफरेंसेस ख़त्म करने चाहिए, जिसकी बुनियाद पे मैं जब हर दिन आगे आगे आती हूँ तो मेरी फैमिली, यही जज्बा जो है वो बिल्कुल होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो आपका नज़र भी आया कि इंसानियत के लिए काम, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कोयटा हो, और मेरी तो मुदस्सिर की दुआ है कि डॉक्टर साहबा इसी तरह आप काम करती रहें। मोर पावर टू यू, अल्लाह आपको और हिम्मत दे, ऐसे ही मुल्क का नाम रोशन करती रही, अपने पेरेंट्स के लिए बाइस फ़ख्र बनी रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलिया, आप हमारे साथ मौजूद रही और आपकी वक्त हमें दिया। अब हमें बात करनी है उन कहते हैं ना उन लफ्ज़ों की जो हालांकि हैं तो बहुत पुराने वक्त के, लेकिन आज भी हमारे बच्चों के ज़ुबानों पर हम सुनते हैं। वो है जनाब दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। आज भी अगर ये गाना बजे तो हमारे बच्चे फ़ौरन से शुरू हो जाते हैं चुटकियाँ बजा के उसी को दोहराना। तो ये तो आपको याद होगा, इस गाने के साथ जुड़े हैं हर दिल अजीज़ जुनैद जमशेद, जिनको बिछड़े 7 साल बीत गए हैं। जुनैद जमशेद ने गुलकारी के बाद बतौर मुबल्लिग और नातिया कलाम से भी खूब शोहरत हासिल की है। 7 दिसंबर 2016 में जुनैद जमशेद तैयारा हादसे में शहीद हो गए थे, और आज उन्हीं की यादों को ताज़ा करने के लिए इस वक्त उनके साहबजादे तैमूर जमशेद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर आपके वक्त के लिए। जुनैद जमशेद की बरसी को 7 साल बीत गए, मगर आज भी वो लोगों के दिलों में ज़िंदा है। उनके जाने के बाद खला को पूरा करना यकीनन नामुमकिन है। आप लोगों ने किस तरह इस मुश्किल वक्त को फेस किया था, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सारे व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने सालों बाद भी, आज 7 साल गुजर गए, इतने सालों बाद भी आप लोग जो है मेरे वालिद साहब को याद करते हैं, इज़्ज़त देते हैं और इतने मोहब्बत से जो है उनको याद रखते हैं। तो सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तहे दिल से अपने। उनके जाने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें मालूम पड़ी कि इतनी बड़ी वो लेगेसी छोड़ के गए। तो हम तीनों भाइयों ने ये मिल के फैसला किया कि यार एक कारोबार भी था, तबलीग की लाइन भी थी, नशीद भी थे, चैरिटी का काम भी था। तो हमने फैसला किया कि एक इंसान का काम नहीं होता। अल्लाह ने उनके टाइम में बहुत बरकत दी थी, लेकिन ये हम एक इंसान जो है इसको लेकर नहीं चल सकता था। तो हम तीनों भाइयों ने मिल के फैसला किया कि इसको किस तरह बांट के हम काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जिम्मेदारी देकर गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम लेकर चल रहे एक साथ ही। अच्छा तैमूर, जुनैद जमशेद बहुत पहले भी सुपरस्टार थे, बाद तक अपने आज भी वो सुपरस्टार बल्कि मैं कहूँगा, लेकिन पहले म्यूज़िक, फिर 2004 में
दीन की तरफ वो आ गए, तो घर वालों ने इस तब्दीली को कैसे फेस किया? क्योंकि एक जानिब शोबिस की चमकती दमकती दुनिया, दूसरी तरफ अल्लाह का दीन का पैगाम लोगों को पहुंचाने का मिशन। इसमें मैं बोलूँगा कि बहुत सारा क्रेडिट जो है, बहुत पूरा क्रेडिट जो है मेरे पेरेंट्स को जाता है कि उन्होंने हमें एज किड्स हमें फील ही नहीं होने दिया कि हमारी ज़िंदगी कंप्लीट जो है वो चेंज हो गई थी। म्यूज़िक की तरफ से फिर कंप्लीट चेंज होके नात, कुरान, नमाज की तरफ आ गई थी। तो मैं ये बोलूँगा कि वो ट्रांजिशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही हमारे लिए, और हमें बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई बहुत मैसिव चेंज हमारी ज़िंदगी में आया, जबकि कंप्लीट हमारी ज़िंदगी जो थी। अच्छा, दुनिया भर में आज भी उनकी आवाज़ के शदाई मौजूद हैं, उनकी पढ़ी हुई हम्दो नात जब जब सुनी जाएगी उनके लिए सवाब का ज़रिया बनता जाएगा। हम चाहेंगे कि नाज़रीन के लिए उनका पढ़ा हुआ कोई कलाम सुना दें। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि कहीं भी जाऊँ वहाँ पे अगर मेरे वालिद की नात चल रही हो या उनका कौमी तराना दिल दिल पाकिस्तान सुनूं, तो बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि आज दिन तक 7-8 साल हो गए, आज दिन तक लोग उनको याद करते हैं, उनकी नशीद सुनते हैं। ये उनका ख्वाब भी था कि जो लोग उनके पहले गाने सुनते थे वो अब उनकी नात सुने और उस नात से ही उनको याद करें। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें भी हमने यही कोशिश करी कि हम 3 भाई हम कोशिश करते हैं कि इस नात की लेगेसी को भी मिलकर और जो अपनी बेस्ट कोशिश है उसको लेकर आगे बढ़े। अच्छा, अब तक हम बाप बेटे के रिश्ते की बात करते, तो बाप की कमी दुनिया में कोई पूरी नहीं कर सकता। आज भी उनके कहे हुए कौन से जुमले आपको याद दिलाते हैं, या कोई यादगार किस्सा जो हमारे नाज़रीन को आप सुना सकें? मेरे वालिद साहब जो थे वो घर में बहुत एक आप समझे रिलैक्स मज़ाहिया उनका एक नेचर होता था, हंसी मजाक करते थे, लेकिन एक चीज़ पे उनका बहुत मेजर फोकस होता था जो हम बच्चों को, बहन भाइयों को हमेशा उन्होंने बहुत सख्ती से बोला, वो ये था कि नमाज कभी नहीं छोड़नी। और उनका एक बहुत ही आप समझें कि प्यारा निज़ाम था फजर पे हम सबको उठाने का। सही। जब भी वो घर से जाते बाहर तो वो ज़रूर मुझे आके बताते कि भाई मैं घर से जा रहा हूँ, अब घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुमने सबका ख्याल रखना है। तो इसी तरह जो है वो फजर पे जब जा रहे होते थे तो आकर सिर्फ खटखटाते थे दरवाजे पे, खोल के फिर मुझे बोलते थे कि मैं नमाज पे जा रहा हूँ। ये नहीं कि खोला दरवाज़ा और उठाया, ज़बरदस्ती करी, उस पर भी कोई मैं एतराज़ तो कभी भी ना करता, लेकिन उनका जो प्यारा अंदाज था कि वो दरवाज़ा पे खटखटा के सिर्फ बताते थे कि भाई मैं जा रहा हूँ नमाज पे। सही। बहुत दफ़े ऐसा होता था कि भाई उठ के मैं खुद भी उठ जाता था तो मैं उनके साथ ही चला जाता था, नहीं तो फिर उठ के नमाज पढ़ते थे। और वो आज दिन तक हम याद करते हैं किस तरह वो सबको जो है फजर पे उठाते थे, नमाज पढ़ते थे। उसके बाद बहुत दफ़े ऐसा होता था कि हम दादा दादी की कब्र पे जाते थे, नाश्ता करके वापस आते थे। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जो है हमारी सुबह होती थी। बहुत शुक्रिया तैमूर, आपने हमें बताया इस हवाले से और उनकी यादें हमसे ताज़ा की हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त मुदस्सिर ख़त्म हो चुका है और जुनैद जमशेद की यादों के साथ ही प्रोग्राम ख़त्म कर लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।